नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार। उत्तर प्रदेश चुनाव बीत चुके हैं पर हम लोगों के जहन से अभी नहीं बीते हैं। अक्सर न्यूज़ रूम में बैठे बैठे चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि वहाँ लाइव कर रहे थे तो ये हुआ था, या उस गांव की उस गली में गए थे तो ये हुआ था। तो एक बार हमारा मन हुआ कि उत्तर प्रदेश पर आखिरी बार उत्तर प्रदेश चुनावों की हमारी कवरेज पर बात करते हुए इस तरह से बैठा जाए, उन अनुभवों पर बात की जाए जो लिखने से रह गए या ऑफ कैमरा हुए, जो आप लोग नहीं जान पाए, जिन पर हम लोग न्यूज़ रूम में ही आपस में बात करते हुए रह जा रहे थे। तो आज चाय पीते हुए ये ख्याल आया कि आपके सामने उस पर बात करते हैं। तो मेरे साथ वे सब लोग हैं जो लल्लन टॉप की टीम हीरा और मोती के सदस्य थे। कैमरा आज वरुण के हाथ में है और माइक अब सरपंच के हाथ में जा रहा है। एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है कि हम लोग देख रहे हैं यूपी के चुनाव के नतीजे आने के बाद से बहुत सारे लोग लंबे लंबे कॉलम लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये मोदी के हिंदुत्व की जीत है, कोई कुछ और कह रहा है कांग्रेस की हार है। मुझे व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं थोड़ी देर के लिए समाज की दी हुई ओढ़ी हुई विनम्रता को किनारे रख दूं, ये सब बहुत फूहड़ और हास्यास्पद लग रहा है। जिन लोगों ने फील्ड की शक्ल नहीं देखी, जो लोग फील्ड के नाम पर गए और चंद बड़े नेताओं के कभी हेलीकॉप्टर और कभी उनके घरों में इंटरव्यू करके चले गए, वो लोग इस जनादेश का विश्लेषण कर रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल हजम नहीं होता है। या फिर वो लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी पॉलिटिकल साइंस की थीरीज पढ़ ली, विद ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम, अच्छी बात है आपने पढ़ ली है, बहुत काबिल हैं आप लोग, और उनके आधार पर, उस तयशुदा फर्मे के आधार पर वो इस जनादेश को आंक रहे हैं। या कुछ लोग हैं जो नंबर्स के गेम में माहिर हैं और वो इतने परसेंट पोलिंग हुई तो इतने परसेंट उधर चला गया होगा तो उतने परसेंट, तो उसके बाद ये सारे लोग चुनाव के दौरान भी ऐसी जोड़ गढ़ित कर रहे थे और उस हिसाब से नई नई चीज़ें बता रही थी। मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से कोई भी जो ग्राउंड में गया होगा भाजपा, सपा, कांग्रेस या बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से दूर आम लोगों के बीच गया होगा, उसके लिए इस जनादेश का मूड भांपना बहुत आसान था। वो लोग गलतफहमी में हैं जो इसे नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व की जीत बता रहे हैं, सिर्फ हिंदुत्व की जीत बता रहे हैं। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है, बीजेपी के कोर वोट में एक वोट तो हमेशा रहा, एक चंक जो जिसको आप हिंदुत्व कह लें, राष्ट्रवादी कह लें, है ना, वो उस तरह का रहा है। वो आडवाणी के दौर में जब पार्टी बहुत कमजोर मानी जा रही थी 2009 में, तब भी था 15-18%, उससे कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन ये सिर्फ वो वोट नहीं है, लोगों के मन में, चाहे वो बनारस का वो केवट हो जिसने मुझे रामनगर से इधर पार लगाया, चाहे बरेली की वो भिखारिन हो जो बस स्टैंड पे मिली, चाहे वो कानपुर देहात का वो आदमी हो जो सब्जी बेच रहा है, इन लोगों की जो उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी की सरकार से, वो बहुत कुछ कहती हैं कि सरकार थोड़ा सा वेलफेयर स्कीम्स, थोड़ा सा पर्सनल बॉन्डिंग, थोड़ा सा करिश्मा, इन सब चीज़ों से मिलके कैसे एक ऐसा इलेक्टोरल वोट बैंक तैयार होता है जिसके ऊपर आपके जो परंपरागत मापने के तरीके हैं कि साहब इस कास्ट का है तो इसको वोट देगा या उस धर्म का है वो उसको वोट देगा, वो ध्वस्त हुए हैं। तो एक तो ये चीज़ हमें बहुत अजीब लग रही है। आप लोग डेली अखबारों में लंबे लंबे एडिटोरियल पढ़ रहे होंगे जिसमें सब लोग बड़ा ज्ञानी बन रहे हैं। हम लोग उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन ईमानदारी चूंकि हम लोगों ने देश के किसी भी पत्रकार के मुकाबले ज़्यादा दिन बिताए यूपी में, लगातार ज़्यादा ज़मीन नापी, इसलिए हमें लगा कि हमें अपनी बात आप तक पहुंचानी चाहिए। कई लोगों ने यह भी कहा कि यदि आप इतने क्लियरली मूड भांप रहे थे, यदि आप राजदीप सरदेसाई को फ़ोन पे बता सकते थे कि बीजेपी 300 के अल्ले पल्ले आ रही, तो आपने हमसे क्यों नहीं कहा सीधे? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव कवरेज के दौरान जब आप किसी पार्टी की पक्ष में लहर लिखते हैं तो वो लहर को बढ़ाने में काम आती है, और वो एक पत्रकार के तौर पे आपका काम नहीं है। दूसरा, हम लोग सिर्फ चुनाव की रिपोर्टिंग के लिए नहीं निकले थे, हम लोग चुनाव के बहाने ये भी जानना चाहते थे कि लोग सरकार से चाहते क्या हैं। सरकार चाहे लखनऊ की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे 2.5 साल पुरानी, चाहे 5 साल पुरानी हो, बातें बहुत करती है और उन बातों को बताने के लिए बहुत बातें करती है। तो क्या असल में लोगों तक, जैसे हमने पूछा लोगों से कि ये फलानी पेंशन योजना है या ये सड़क किसके मत से बन रही है, आपको पता है? ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था। जैसे मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं एटा में था, मायावती की रैली करके निकला, तो वहाँ पे बहुत गर्मी हो रखी थी, तो मैं था और मेरे साथ अमितेश थे। तो हम लोग थोड़ा सा चल के घंटाघर के पास एक दुकान पे एक बुजुर्ग बैठे थे, उनसे बात करने लगे। बुजुर्ग विभाजन के वक्त आए थे, उस समय वो 3 साल के थे। तो पहले वो लोग गुजरात में आए,
उसके बाद वो लोनी आए गाजियाबाद के, और लोनी की उनकी क्या पहचान थी, हम उस जगह आए जहाँ नमक वाली रोटी बनती थी, और उसके बाद वो एटा में आके बस गए। तो हमने उनसे पूछा कि जी चुनाव हो रहे हैं, गजेंद्र विजेंद्र डेविड लड़ रहे हैं, क्या होगा, मायावती आई हैं, कुछ दिन में नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। बोले जी कुछ नहीं होगा, हमको तो यहीं पे काम करना है, हमें कुछ। तो लगभग हर जगह एक डिटैचमेंट दिखाई दिया सरकार से, सिस्टम से। तो ये भी हमारे लिए एक लर्निंग थी, और इसलिए जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारा काम सिर्फ किसकी लहर चल रही है ये बताना नहीं था। दूसरी चीज हमें जो समझ में आई वो ये है कि एक हफ्ते पहले चुनाव कुछ और था, एक हफ्ते बाद चुनाव कुछ और हो गया। मैं नाम नहीं ले सकता, अमित शाह की टीम के लोग, बीजेपी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता जो इनर मैनेजमेंट देख रहे थे, उनसे हम लोगों का, और समाजवादी पार्टी के लोगों से, बसपा के लोगों से लगातार संवाद होता रहता था। क्योंकि हम लोग फील्ड में घूम रहे थे तो वो भी हमारा फीडबैक लेना चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, पॉलिटिक्स के लेवल पे, रुझान के लेवल पे। और बीजेपी के लोग भी इतने आश्वस्त नहीं थे। कुछ लोग थे जो कहते थे कि भाई साहब या तो 180-200 आएंगे या सीधे 300 आएंगे। ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि मामला कहीं फंस ना जाए। ये तो एक चीज़ थी। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे मिले, कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनको ना तो हमने कैमरे पे कैद किया ना लिखा, लेकिन फिर हमें लगा कि आपको बताना चाहिए, और इसीलिए हम लोग ये फेसबुक लाइव कर रहे हैं। कोई लंबा एडिटोरियल लिखने के बजाय और आपको सांख्यिकी समझाने के बजाय कि इतने % दलित उधर चला गया और इतने % अल्पसंख्यक इधर बढ़ गया, तो ये ऐसा हो गया, जो कि हमें नहीं लगता कि बहुत समझदार कवायद है। शुरुआत कुलदीप जी और अमित जी से करते हैं, क्योंकि सफ़र की शुरुआत भी इन लोगों ने की थी, मैंने इनको 3 दिन बाद ज्वाइन किया था। आप बताएंगे कुछ? वैसे तो ऐसे कई मोमेंट मिले हैं इस पूरे सफ़र में, फिर भी कुछ चीज़ें बहुत ही अलग हैं। और मैं जब से यहाँ लौटा हूँ तब से मैंने सीधे से नहीं कहा, लेकिन एक आध लोगों से कहा कि मुझे कुछ काम समझ में नहीं आ रहा है अब यहाँ। और न्यूज़ रूम में लोग खबरें डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने उनसे भी नहीं कहा, लेकिन मन में आता है कि क्या फर्जी खबरें हैं, ये इन्होंने ये बयान दे दिया, उन्होंने ये बयान दिया। हाँ, ये तो बिल्कुल है, ये बात है। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, फलाने मंत्री की बाइट आ गई, अब बाइट पे 4 लोगों की रिएक्शन ली जा रही है। कोई लेना देना नहीं है लोगों को इससे, लोगों की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टीवी है, अखबार है, खबरें बनानी है, दिन भर चलानी है तो बनाते रहिए, वो हवा में सूत काटते रहिए, चाहे एक पौंस भी धागा ना बन रहा हो। बरेली हम गए थे, बरेली में हमारा एक शो भी था। वहाँ बीच बरेली में ही करीब एक स्कूल है मूक बधिर बच्चों का। वो बच्चे बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। वहाँ पर थे हम, उनके टीचर्स वगैरह की मदद से हमने उनसे बात की, उनसे सवाल किए, उन्होंने जवाब दिए, इशारे में बात की बच्चों ने। वो नाच के भी उन्होंने दिखाया, जबकि उन्हें सुनाई नहीं देता है, फिर भी वो गानों पर नाच रहे थे। सब कुछ ठीक हुआ। जब हम वहाँ से वो बातचीत करके लौटने लगे और उस स्कूल से हम बाहर आए, कुछ 2 बच्चे पहले हमारे पास आए और उन्होंने हमारे हाथ में एक चिट्ठी दी। चिट्ठी को खोल के हमने देखा, हम गेट के पास ही थे तभी उन्होंने दी। हम खोल के देखना चाह रहे थे, उन्होंने इशारा किया कि हम उसे रख लें और बाद में देखें। हम थोड़ा सा आगे निकल आए और उस वक्त हमने चिट्ठी खोल के देखी। वो चिट्ठी उन बच्चों ने लिखी थी कि वहाँ उस स्कूल में उन्हें कैसी दिक्कत झेलनी पड़ती है। वो चिट्ठी रखी हुई है। उन्हें खाना बहुत ख़राब दिया जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, जबकि वो ये बातें नहीं कह सकते थे कैमरे पर, जबकि उनके स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह वहाँ पर थे। वो बच्चे चाहते थे कि हम कुछ उसमें कर सकें तो करें। अभी तक मेरी समझ में नहीं आ पाया है कि मैं क्या ऐसा करूं जो उनके लिए कुछ बेहतर चीज़ें हो सकें। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी और खबर में इतनी संवेदनशीलता बरती होगी, लेकिन फिर भी अभी भी मुझे ये लगता है कि मैं उसे लिखूंगा अगर, और उसकी फ़ोटो लगाऊंगा तो भी ब्लर करके लगाऊंगा, ताकि उन्हें पहचान न लिया जाए कि ये कौन से बच्चे हो सकते हैं। उन बच्चों के लेवल पे कितने साहस की बात होगी। और बहुत अजीब है, उनका टीचर वहां खड़ा हुआ है और टीचर कह रहा नहीं जी ये तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, शैतान हैं, बड़े प्यारे हैं, हम लोग इनका बहुत ख्याल रखते हैं। आप मान रहे हैं क्योंकि आपको नहीं पता है कि आगे क्या होगा। और वो टीचर कह रहा है अच्छा बताओ नरेंद्र मोदी कैसे हैं, तो वो दाढ़ी चश्मा ये इशारा कर रहे हैं। तो बोलो कि अखिलेश यादव कौन है, सीएम कौन है, तो वो ऐसे नाक टेढ़ी कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। तो आपको बहुत अभिभूत करने वाला लग रहा है कि यार देखो इनके पास भाषा नहीं, लेकिन इनकी एक अपनी अलग भाषा है। सब कुछ आपको
विस्मय के बखान सा लग रहा है। और जैसे ही आप वहां से बाहर आते हैं, एक दूसरा त्रासद सच आपका इंतजार कर रहा है। वो 2-3 बच्चे आके एप्लीकेशन दे गए हैं जिसमें प्रिंस डीएम को लिखा हुआ है, सचिव को लिखा है कि ये हमें मारते हैं, पूरा खाना नहीं देते हैं, वजीफे के पैसे नहीं देते हैं। और आपको समझ में नहीं आता कि किस सच पे यकीन करें और क्या करें, क्योंकि अंततः उनसे जो पूछने जाएगा कि क्या दिक्कत है, तो उसका भी अनुवाद वही टीचर करेंगे जिनसे वो प्रताड़ित हैं। तो मुंसिफ भी वही और मुजरिम भी वही वाला मामला है। वो बहुत ही हिला देने वाला अनुभव था। जो हम लोगों का यहाँ की खबरों में मन नहीं लग रहा है कुछ दिनों से, उसकी वजह यही है कि हम लोग चुनावी गणित के अलावा इतनी खबरें, असल स्टोरीज देख करके आए हैं। और उनको इन महानगरों में या एनसीआर में जब हम 500 रुपये की कैब लेकर के घर चले जाते हैं, 800 रुपये का पिज़्ज़ा खा लेते हैं, उत्तर प्रदेश के 11,000 किलोमीटर घूमने के बाद लगता है कि मतलब चुनावी मुद्दे यहाँ हम बैठ करके बहुत अच्छी सुविधाओं से प्रिविलेज होकर के तय करते हैं कि ये चुनावी मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए प्राथमिकताओं का अलग ही, उनकी प्राथमिकता ये है कि मैं एक गांव में गया, रन्नो, जौनपुर की मलिनी विधानसभा में रन्नो गांव है, तो वहाँ खबर फैल गई। पहले तो हमने लाइव किया, तब ज़्यादा लोग नहीं थे, फिर खबर फैल गई, कुछ लोग आए हैं कैमरा वैमरा लेके। तो ज़्यादातर जगहों पर जहाँ बहुत अच्छी साक्षरता नहीं है, वहाँ ये भाव होता था कि बाबू साहेब, बाबू लोग आए हैं। तो आधे लोग तो समझते थे कि सरकारी अफसर हैं कोई, तो वो भाव से ट्रीट करते थे। तो एक अम्मा आई अचानक और वो रोने लगी और बैठ गई मेरे सामने, और बैठ गई, और बहुत बूढ़ी थी वो, करीब 80 के अराउंड उनकी उम्र होगी। मैं और अमितेश थे, रोने लगी। और मैंने कहा क्यों रो रही हैं? तो कह रही हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए रो रही हैं, मेरी आंखें नहीं हैं, देख नहीं पाती हूँ। कोई एक अपनी लड़की को ले आया, बोली ये लड़की 10-12 साल की थी, और बोले इस विकलांग है पोलियो की वजह से, जन्म से विकलांग है, पोलियो से नहीं, जन्म से ही विकलांग है, इसकी तस्वीर खींच लीजिए आप। तो मैंने कहा तस्वीर मैं खींच लेता हूँ, लेकिन किस लिए? बोले इसकी तस्वीर खींच के ले जाइए और उसको कुछ सिलाई मशीन वगैरह दिलवा दीजिए। उस जगह पे एक चीज और, अब आप समझिए कि एक पत्रकार होने के नाते अब मेरे हाथ में हो सिलाई मशीन तो मैं वहीं तुरंत दे दूं, लेकिन उनकी प्राथमिकता ये है कि इस बच्चे को सिलाई मशीन दिलवा दीजिए, उसका जीवन आगे का चल जाएगा। उसी रन्नो गांव के एक दलित बस्ती में हम लोग गए, तो मैं चाहता था कि ऑन कैमरा बात कर पाऊं, पर लोग बहुत सहज नहीं थे अपनी दलित आइडेंटिटी पे खुलकर बात करने को लेकर। हाँ, तो मैंने एक बार पूछा भी कि क्या किसी किस्म का ऐसा तो नहीं है, कुछ लोग परेशान करते हैं या आप लोग किसी किस्म से अलग महसूस कर रहे हैं, करते ही होंगे, लेकिन किसी का नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं होता है। अम्मा से लेकर के नौजवानों तक ने सबने मना किया, कैमरा हटा दिया। तो मैंने बाद में पूछा, अच्छा एक चीज़ बताएं अम्मा, कि आपको क्यों लगता है कि क्या वजह रही होगी कि हर गांव में दलितों की बस्तियां अलग बना दी गई? तो वो थोड़ी देर ऐसे देखी, फिर बोली कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल होता है दलितों के लिए, उसके लिए कि हम लोग तो भैया ये हैं, तो उन लोगन का लगत रहा कि हम सब गंधात हैं, तो इसलिए हमको अलग बसाई दी। अब ये आपके चुनावी विमर्श में कहीं नहीं आता है, लेकिन हाँ, कि ऊंची जाति वालों को लगता है कि दलितों के शरीर से बदबू आती है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक होकर के बताया, भेदभाव का आधार जो है ये है कि हम गंधात। उन्होंने इसकी व्याख्या ऐसे की है कि हमारे शरीर से बदबू आती है, इसलिए इन लोगों ने हमें अलग बसा दिया। तो मैंने कहा अभी अब तो नहीं है कुछ, अब तो इतना आपके पास भी वोट की ताकत एक है, आपका वोट उनका भी वोट एक है, सब है। तो बोले नहीं वो तो चलता चला आ रहा है, चलेगा ही। तो मैंने कहा लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, तो पढ़ाई से ही बदलेगा। तो बोली खाए ठिकाना नहीं है, पढ़ाएंगे कैसे? ये आप गंधाने का जिक्र कर रहे हैं, आप में से कौन था जब हम लोग हरदोई की काशीराम कॉलोनी में गए थे? काशीराम कॉलोनी में गए तो मुझे लगता था कि काशीराम कॉलोनी सिर्फ दलितों को, गरीब दलितों को दी जाती होगी, मुझे गलत लगता था। काशीराम कॉलोनी के लिए वो सभी लोग पात्र हैं जो शहरी गरीब हैं। वहाँ पे गए, एक नरेश अग्रवाल का एक वहाँ पे लिट्टे करके कार्यकर्ता था जो स्कॉर्पियो से आया हुआ था वहाँ पे, और बोल रहा था मैं इन लोगों की बहुत मदद करता हूँ। तो बेसिकली नरेश अग्रवाल जैसे कुछ स्वयंभू जो नेता हैं जगह जगह, उनके इस तरीके के पैरेलल सिस्टम होते हैं। तो काशीराम में गए तो एक वहाँ पे भाई साहब थे जो बेलदारी का काम करते हैं, मतलब घर बनाते हैं, और उनकी लड़की को 7 साल की सरकारी स्कूल में इसलिए दाखिला नहीं मिला क्योंकि वो हाथ ऐसे करके ऐसे नहीं टच कर सकती है। ये कोई नियम है शायद कि आपका बच्चा स्कूल में दाखिले लायक तभी, ऐसा कोई सरकारी स्कूल में 5 साल का नहीं है, टीचर मानते हैं। और तब उस आदमी को
मजबूरी में अपनी बच्ची को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ रहा है जहाँ 100-150 रुपये फीस है। अब हमें लगता है 100-150 रुपये क्या है, पर जिस आदमी की रोज की कमाई 100-150 रुपये है, आप सोचिए उसको अगर उतना रुपए देना पड़े जबकि उसके 2 या 3 बच्चे हैं। और वहाँ पे बहुत सारी औरतें बहुत बिलक बिलक के कह रही थी कि वहाँ पे हमारे देखिए सीवेज घरों में है। खींच लीजिए, एक चल लीजिए, एक फोटो खींच लीजिए, वो लगा दीजिए। कॉलोनी के बाहर ही एक स्कूल है जहाँ पर बताया गया कि यहाँ 500 बच्चे के आसपास होते थे और एक टीचर है वहाँ पर, और बुक्स आ रही हैं, कॉपीज आ रही हैं जो किसी यूज में नहीं आ रही है। बड़ा सरप्राइज। मतलब वो पीछे पड़े थे कि आप किसी तरह से चल के, जो सीवेज पूरा भर चुका है और सीवेज का पानी हमारे घरों में किचन में घुसता है, आप वो तस्वीर खींच लीजिए। एक तरफ तो इतनी अगाध आस्था है कि आप जैसे आप बोल रहे हैं कि तस्वीर खींच लीजिए शायद कुछ हो जाए। गाजीपुर में रुके भारत ईंट भट्टे पे, और सरबजीत नाम के एक मजदूर थे जो ईंट बना रहे हैं। उनका चाचा जरा बात करेंगे आपसे, तुरंत खड़े हो गए, बोले सरकारी हो कुछ मिलेगा। मतलब अभी भी सरकार की तरफ ऐसे देखना पड़ रहा है। या बलिया के नौगांव में गए और जो वो लोग लड़ने लगे वहीं पे कि यहाँ गिरा था, पुल टूट गया था पीपे वाला, तो नीचे गिर गया था, तो क्यों गिर गया था, तो हम वोट नहीं देंगे। बड़े गुस्से में थे, बहुत ही। शहरों और गांवों में लाइव करने के बाद का फर्क यही था। शहरों में आप लाइव करें, लोग पूछते थे कितने बजे आएगा टीवी पर, और गांवों में यही लोगों का भाव होता था कि शायद हमें कुछ मिल जाए, कि बिजली कुछ ठीक हो आप जाए। बता रहे रन्नों में एक बार ये भी हुआ था कि वहाँ पे एक मतलब ये अमितेश हैं, ये रजत हैं, मैं सौरभ द्विवेदी कैमरे के पीछे रजत सेन, मैं कुलदीप सरदार कैमरे के पीछे अमितेश। यही वो 2 लोग हैं जो कैमरा संभालते थे, और अभी कैमरे के पीछे वरुण हैं जो इन दोनों लोगों के साथी हैं। तो उस गांव में एक जगह एक बुजुर्ग बीमार थे और वहाँ पे और औरतें मतलब उसको पंखा से झल रही थी, वो मतलब काफी बुरी तरह से बीमार थे। और सर ने पूछा कि क्या हुआ, तो वो लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ से भी लाइव कर लीजिए। मतलब उनके अंदर ये था कि आप हमारी बात पहुंच जाए। बात ये था कि बुजुर्ग महिला बीमार थी, वो लगभग अपने आखिरी समय में थी, तो गांव भर की महिलाएं उनको घेर कर खड़ी थी, आखिरी सेवा वगैरह में लगी हुई थी। मुझे वो ले आए कि आप यहाँ बात कर लीजिए, यहाँ खूब सारी महिलाएं इकट्ठा हैं। मैंने कहा यहाँ तो मैं नहीं बात करूँगा, बहुत दुख, हाँ यहाँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा। बोले कि ये सब परेशान लोग हैं, इनको एक जगह और मैं कहाँ इकट्ठा। बोले नहीं, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि कोई बीमार है क्या है, आप लोगों की परेशानियां सुन लीजिए। वो अपनी बातें बताने के लिए ना इतने कि आप ये सुन लीजिए, मैं थोड़ा और आगे ले चलता हूँ। अरे मकान तो मेरा भी गिरा है, बस 100 मीटर चल लीजिए, 100 मीटर चल लीजिए, मुझे जो है 30,000 का मुआवजा मिलना था और मुझे 2,000 रुपये दे दिया है लेखपाल ने, उसको दे दिया है मुआवजा जिसका गिरा नहीं। उसको पता है, वो कह रहा है पूर्ण क्षतिग्रस्त में बाढ़ से जो मकान गिरे थे, ये बता रहा हूँ बांदा के गांव का, कनवारा गांव था बांदा, उससे नदी से सटा हुआ गांव है, वहाँ बाढ़ से जो मकान है, वो कह रहा है कि मेरा पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान है, आप देखिए, लेकिन मुझे आंशिक क्षतिग्रस्त का मुआवजा दिया है, तो मुझे लेकर गया। ये समझ में नहीं आता है कि हमें दिखाई दे रहा है, हमें लोग सॉल्यूशन बता रहे हैं। जैसे मुझे एक बिजली वाला मिल गया शमशाद नाम का, इटवा में, स्पीकर माता प्रसाद पांडे का गांव, एक्स स्पीकर, अब तो 30 नंबर पर है इस चुनाव में। और मैंने पूछा यार तुम बिजली के आदमी हो, सही से बताना कि बिजली कैसे रुक सकती है। बोला सर तार में, उसने 3 मिनट में बता दिया। एक कस्बे का कारीगर आपको ये बता सकता है कि बिजली व्यवस्था कैसे हो सकती है, और बड़ी बड़ी कमेटियां बैठती हैं साल दर साल, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, एक्सियन, ये वो, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। एक ये कि गरीबी का वजूद देख करके इतना दुख नहीं होता है कि गरीबी है, हमें पता है कि गरीबी है, हम किसी एलियन लोक में नहीं रहते हैं, शहर में भी गरीबी है। गरीबी देख कर दुख नहीं होता है, जो प्रशासनिक लापरवाहियां हैं उनकी गरीबों पर मार देखकर बहुत दुख होता है कि इससे तो ये सुधर सकता था, या ये नीति इन्हीं के लिए बनी है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। हम लोग देवरिया में जा रहे थे पत्थर देवा की तरफ, तो पहले रुके थे क्योंकि एक जगह बबूना था, वो पोस्टर चिपका रहा था खेसारी लाल का। आपको ध्यान है उसके सामने वो बच्चा पेट्रोल बेच रहा था, क्या था वो? देवरिया वो देवरिया में था कि नहीं, वो बहराइच में था, बहराइच में था वो। और कई जगह ऐसा मिलता है कि सड़क के किनारे बच्चे पीपों में पेट्रोल भर के रखे रहते हैं। कई बार वो आसपास रहते हैं, केवल पीपे आपको दिखेंगे, वहां पर वो कोई नहीं दिखेगा। आप अपनी बाइक या गाड़ी रोक लेंगे तो वो आ जाएंगे अगल बगल से। अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है और लोग वहां से पेट्रोल खरीदते हैं। यहाँ पर भले ही लोग टैंक फुल करवा लेते हों, लेकिन वहाँ
ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो इनके लिए 20-20 रुपए का भी तेल डलाना मुश्किल होता है, और वो थोड़ा सा महंगा बेचते हैं, क्योंकि शहर से 10-10 लीटर, करीब 10 या 20 लीटर लाकर बेचते हैं, तो करीब 80 रुपए या 100 रुपए के आसपास वो बेचते हैं पेट्रोल। लेकिन वो जैसे ही आप उनसे पूछेंगे उस बारे में, वो डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे कि हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करते हैं, नहीं बेचते हैं। हम बस आज अभी यहाँ का पेट्रोल पंप खराब था, हम बस आज आए हैं। उन्हें मतलब अजीब सा तुरंत डर लगता है कि जैसे कौन आ गया हो जांच करने के लिए। मुझे कुलदीप, आप उसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं, मुझे बड़ी अगर जो सो कॉल्ड गरीब है, दलित है, महिला है, अगर वो अड़ जाए ना तो वो सरकार की अस्तैसी कर सकती है, और सिर्फ वोट डाल के नहीं। हम लोग हाँ नहीं वो हाँ वो चाची जो मिली थी हमें बहराइच के 1 ग्राम में, बोली हम गए, हमने कहा हमारा नाम कैसे नहीं उज्ज्वला सिलेंडर योजना में लिखाओ, हम कोई पैसा नहीं देंगे, और वो ले आई सिलेंडर। तो ऐसा तो नहीं ना कि जाके उन्होंने लठ फोड़ दिया हो, तो वो मजबूती से गई, अपनी मजबूती से बात रखी, और उनको भी लगा कि यार ये एक चीज महिलाओं से बात करते हुए हमने देखा कि वे या तो बात नहीं करेंगी, या बात करेंगी तो इतना गुस्सा निकलता है ना, इतना जबरदस्त गुस्सा, 4 जगहों पर हमारे अनुभव। और जैसे एक तो विंध्याचल में सड़क टूटी हुई था, तो मतलब हम लोग बोले कि चलिए देख के आते हैं। कि कुछ महिलाएं बाहर आ जाएं, हमसे बात करें, तो शायद कोई बुला लाया, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, तो बुला लाया, तो एकदम से शोर का रेला आया उधर से, महिलाएं बात करते हुए गुस्से, उन्हें किसी ने बता दिया कि ये कुछ लोग आए हैं, इनको समस्याएं बताओगे तो काम होगा। तो वो उस समय समझ नहीं आ रहा था कि इनका गुस्सा हमारे लिए है या किसके लिए है, और वो बोलने लगी कैमरे से बेफिक्र, वो इतनी दूरी पे बोल रही है कि क्या बताओगे तुम, क्या कर लोगे, देख तो रही हूँ 10 साल से, क्या हो गया। तो किसी ने कहा यहाँ आके बोलो, अरे ये लोग भी क्या कर लेंगे। एक जगह हमें कहा गया, एक महिला ने कहा कि चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, हमें बोल दिया उसने कैमरे पे कि हम बात नहीं करेंगे, मेरी फोटो वोटो मत लो, निकल जाओ। वो पहले बात कर रही थी, और वो वहां पे कौन सी जगह थी जब हम गांव के अंदर गए थे, हाँ नैथला की बात कर रहे हैं। बैतला की नहीं है वो, ऐसा ही बिल्कुल अनुभव मेरे साथ। हम लोग बलिया के नौगांव गए, तो वहाँ पुल नहीं बना है, पंटून का पुल है, बिजली नहीं है। तो हम लोग गए, तो पूर्व प्रधान हमारे पीछे पीछे आ रहे, उनको लगा कि ये लोग कितना वॉक करेंगे, हमने कहा हम कर लेंगे वॉक। तो वो अपनी स्कॉर्पियो पे बैठे, स्कॉर्पियो या बोलेरो पे। तो मैंने कहा भी मजाक में कि अच्छा 5 साल हो गए हैं, तो अब तो प्रधानी में इतनी तो आई गई होगी, तो सब हंस दिए, किसी ने प्रतिकार नहीं किया। मौजूदा प्रधान ने अभी बोलेरो नहीं ली थी, तो वो साथ चल रहे थे मेरे, और बताते जा रहे हैं कि जी फलाने नेता आए, चंद्रशेखर आए, प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने ये नहीं किया, ये दिया, वो नहीं दिया। और हम लोग आगे चल के रास्ते पहुंचे जहां से 2 रास्ते जा रहे थे, तो अब गांव वाले भ्रम में आ गए कि इनको बंद पड़ा अस्पताल दिखाएं या कछाड़ की कटान दिखाएं जिससे खेत से कोड़ते जा रहे हैं। तो तय हुआ कि कटान दिखा देते हैं। कटान पे गए, रास्ते में खेत था एक, वो भी ऐसे नहीं तय हुआ। उसमें से एक आदमी ने कहा कि जब हम रहेंगे तभी तो हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। हाँ मतलब तर्क बहुत बेसिक था। समय कम है आप लोगों के पास, इसलिए जो प्राथमिकता है वो दिखाओ पहले। मतलब प्राथमिकता जिंदा रहना है। हमारा कटान से हमारा घर गिर जाएगा उसमें, तो हमें हॉस्पिटल की क्या जरूरत, तो इसलिए पहले कटान दिखाओ। हाँ, और कटान की तरफ जब जाने लगे तो आगे निकल गए, तो पीछे से कुछ लोगों ने आवाज लगाई। मतलब क्या हो गया, तो कुछ महिलाएं खेत में खड़ी थी, लगी गुस्से में वैसी बात करने में, और भोजपुरी बोल रही थी। तो बेसिक तो समझ में आ ही जाती है। फिर उन्होंने गिनाना शुरू किया, कुछ नहीं हुआ, हमारा ये नहीं बना, वो नहीं बना, और प्रधान को भी उन्होंने धर के रखेड़ दिया। प्रधान वहीं खड़े हैं। तो एक अपना जो फॉर्मेट था उसकी भी ये ताकत थी कि आप ट्वीक करने की आपको जरूरत नहीं थी, सब कुछ तुरंत तुरंत दिख रहा था। जैसे अभी आपको तुरंत तुरंत सुनाई दे रहा है हमारा गुस्सा, हमारा क्षोभ, हमारा उत्साह, जो कुछ भी है। तो वो बड़े गुस्से में थी, विधायक सांसद से लेकर प्रधान तक उसने सबको धर के रगेड़ दिया, और वहीं खड़े प्रधान जी दांत ने पोड़ रहे हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं प्रेस वालों के सामने। बाद में भले ही उस गरीब महिला के साथ हिल उज्जत करें, आंखें दिखाएं। ये बहुत रहा। एक चीज जो मुझे कई बार क्या होता है कि कई लोगों ने पूछा भी, कई पत्रकारों से, कि भाई आपको पता क्यों नहीं चला कि इतनी तगड़ी लहर है ये वो। मुझे लगता है कि सिर्फ 5 मिनट की बातचीत में आंकना कई बार मुश्किल भी होता है। जैसे हम लोग बरेली में थे, मैं, आप, विशाल और आप, तो खाना खाने निकले थे रात में, खाना खाने निकले थे, तो वॉक करते हुए चले गए बस स्टैंड। तो बस स्टैंड पे सुरमा वाला था, तो लगा कि साहब सुरमा बड़ा मशहूर होता है। मैंने वो बुकलेट नहीं फेंकी है, मैंने कल शाम को अपना बैग खाली किया, तो बहुत सारे जो
पार्टियों के अलग अलग पैम्फलेट थे, वो सब फेंके, सुरमा रख लिया कि कभी इस पे कोई स्टोरी करेंगे अलग से। सुरमे वाले से बात करते रहे। अनाउंसर था तो वो मूतने गया था, तो दूसरा आदमी पार्ट टाइम अनाउंसमेंट कर रहा था, तो वो उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो वहां बात करने लगे। तो वहां पे हमें कुछ महिलाएं मिली, गरीब महिलाएं, बिस्तर बिछा रखा है, 2 बच्चे, 3 औरतें, 65 से लेके 45 तक की उम्र की। तो उन्होंने पूछा चाची कहाँ जा रही थी? बोले बेटा घर जा रहे हैं। उनका अभी बस है? तो बोले नहीं, सुबह पकड़ेंगे, अभी पकड़ेंगे तो रात बरात पहुंचेंगे, सेफ नहीं है मामला। तो हमने कहा ठीक है, जा रही होंगी, इनसे भी बात कर लेंगे। जब हम लोगों ने फेसबुक लाइव शुरू किया और लाइव करते करते उन तक बात करने पहुंचे, तो बातचीत में पता चला कि वो वहाँ के काली मंदिर में भीख मांगती हैं, और मंदिर से अभी वो पहले उन्हें लग रहा था कि शायद हम लोग वहाँ के रोडवेज के कुछ अधिकारी हों और उन्हें भगा देंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो बस पकड़ेंगी सुबह, और इसलिए वो अभी रुकी हुई हैं। बाद में उन्हें जब भरोसा हो गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तब उन्होंने बताया कि वो क्या करती हैं। और हम लोग बार बार ये डिस्कस करते हैं ना कि हमारा अंदाजा क्या था। उस दिन मुझे लगा कि बीजेपी जीत रही चुनाव, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे और आपको जब प्रोफाइल एक बन गया दिमाग में, अच्छा ये भिखारी महिलाएं अति दलित समुदाय से थी और खाना लेके आई थी, और बाद में भी हमें वो भीख मांगती दिखी, और उनसे आपने बात की अच्छा किसको वोट दोगे? तो जी सिलेंडर बांटा है मोदी ने। और वो दोनों तीनों लोग सिलेंडर, हाँ, एकदम से हमें हिट किया कि यहाँ पे कुछ और ही चीजों पे बात हो रही, कोई कसाब कह रहा है, कोई पलायन कह रहा है, कोई काम बोलता कह रहा है, और मुद्दा क्या है? तो बोले जी सिलेंडर बांटा है। तब तो मुझे ध्यान भी नहीं था एक्चुअली में कि इसको, इस योजना का नाम उज्ज्वला है। याद था कि एक बलिया की रैली में लॉन्च किया गया था, 52 लाख का लक्ष्य था। और फिर उसके बाद हमने जहां जहां पूछा, जिनको नहीं भी मिला था, उन्होंने भी ये चीज कही कि हाँ मिल जाएगा, बढ़ जाएगा। नोटबंदी पर वो बहुत तेज ताली बजा के हंसी थी, हाँ, बहुत खुश थी। बहुत की, और उन्होंने मतलब अपनी बोली में कहा कि इससे मतलब गलत काम करने वाले अमीरों का पेट काट दिया। और बहुत ये चीज तो मैंने उस दिन राजदीप साहब में इंडिया टुडे टीवी बैठा था, मैंने तब भी कही, न्यूज लॉन्ड्री में भी कही कि डीमोनेटाइजेशन को लेके अर्थशास्त्रियों की जो समझ होगी वो पता नहीं जीडीपी में जब झलकेगी तब झलकेगी, मुझे समझ है नहीं अर्थशास्त्र की। लेकिन एक जो न्यूज रूम में परसेप्शन बनाया जा रहा था, शहरों में बिला शक दिक्कत हुई नौकरी पेशा लोगों को, या जिनका बहुत कैश पे आधारित था। कई हमें ऐसे लोग भी मिले जो यहाँ की फैक्ट्रियां बंद हो गई तो वापस गए थे। लेकिन एक कुल जमा जो माहौल था ना, मूड था, वो ये था कि इससे अमीरों का पैसा वापस बाहर निकला है और हम गरीबों को कुछ फायदा होगा। एक चीज जो मैंने, कई जो अलग अलग दलों के लोग मेरे संपर्क में आए उनसे भी कहा, जमीन को लेकर सरकार को बहुत ही तकनीकी का समावेश करके काम करने की जरूरत है। देखो ये सच्चाई है, कम्युनिस्ट पार्टीज लेट 60s में अपने दम पे सत्ता में आई, ज्योति बसु के नेतृत्व में। उन्होंने इकलौता क्रांतिकारी कदम जो उठाया उस दौर में वो था जमीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन, चकबंदी और बंदोबस्त, और उसके दम पे उन्होंने 20-30 साल राज किया। नीतीश कुमार ने एक कमेटी बनाई थी कि जमीन को करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। सच्चाई ये है कि जमीन अब सिर्फ ठाकरों या ब्राह्मणों के पास हो ऐसा नहीं है, या भूमिहारों के पास हो के, जमीन अब यादव, कुर्मी, लोध, राजपूत, इनके पास भी बड़े रकबे हैं। तो एक नया वर्ग तैयार हो गया है जो पेजेंट कास्ट जिसको हम बोलते हैं। तो अब अगर कोई सरकार ये सोचे कि वो जमीन का फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देगी, कोई कानून बना के जिसमें सबको 5-5, 10-10 बीघा मिल जाएगी, तो वो होता नहीं दिख रहा है, लोग उसकी भी तोड़ निकाल लेंगे। पर सरकार ये कर सकती है कि इस देश में बहुत सारे भूमिहीन मजदूर हैं और बहुत सारी सरकारी जमीन भी है, और आधे भूमिहीन मजदूरों को कागजों पर सरकारी जमीन मिली भी है, असल में नहीं मिली है। पट्टे कर दिए गए, एक पट्टा अमित के नाम पे कर दिया गया, एक कुलदीप के, एक रजत के नाम पे, जोत में ही रहा हूं। तो सरकार को एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, चाहे वो सैटेलाइट ट्रैकिंग हो, कुछ भी हो, या सरकार ये कर सकती है, मतलब हो सकता है बहुत इमेच्योर सुझावों पर मुझे लगा कि देना चाहिए, कि जो ये छोटी छोटी 1-1, 2-2 बीघा वाली जमीन है, इस पे करने के लिए उनके पास मजदूरी नहीं है, मजदूरी भी है तो बीज नहीं है, बीज भी है तो डीजल नहीं है, डीजल भी है तो रखवाली के संसाधन नहीं है, कि सरकार ऐसे जो छोटे छोटे रकबे हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके और किसी को या तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दे दे, और उसका फायदा जो वो उन मजदूरों को नगद में मिल जाए। ये एक तरीका हो सकता है, जो छोटी जोत वाले किसान हैं उनको उन तक लाभ पहुंचे, इसका बंदोबस्त करने का। आप लोग बताइए, खासतौर पे आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे, यूपी में इतनी पॉलिटिक्स बताई जाती है। मेरे लिए तो बड़ा
अलग सा बिल्कुल माहौल था, अलग सी चीज़ें थी। मैं शहर में पला बड़ा, रूरल में जाना बहुत कम हुआ, गया अभी तो पंजाब में गया, जो कि कभी इतना डिफरेंस नहीं दिखा। सड़कें बनी दिखती थी। मैं, मेरा नानके जींद में है, तो मैं वही बता रहा था कि मैं सेकंड या थर्ड क्लास में था, तो तब तक सड़कें टूटी होती थी वहाँ। उसके बाद हुड्डा वुड्डा ने आकर सड़कें बना दी और सरकार ने सड़कें बना दी। मेरे को सड़कों की अभी प्रॉब्लम दिखी ही नहीं। उसके बाद चंडीगढ़ से दिल्ली भी आते थे तो फ्लाईवेज की बात होती थी, कभी ये नहीं होता था कि सड़कें नहीं बनी हैं। यूपी में अब हम घूम रहे हैं। जिस दिन बरेली पहुंचना था अमित जी और मैंने शो के लिए, तो सड़कें इतनी टूटी हुई थी कि 2 घंटे का सफर भी 5 घंटे का लग रहा था कम से कम। और मुझे ये लगा, उस दिन मेरे को पहली बार रियलाइज हुआ कि आज़ादी को 60-70 साल हो गए, अभी भी सड़कों की बात हो रही है कि सड़कें ही नहीं है। बताओ, एक आदमी ने बरेली तक पहुंचना है, सड़क टूटी हुई है, वो कैसे पहुंच रहा है? किस किस दिशा में? बीच में कोई जानवर आ रहा है, लाइट्स नहीं लगी हुई है, कोई कैसे पहुंच रहा है? तो मुझे लगा कि कितनी ज्यादा बैकवर्डनेस है यहाँ पर, है ना। हम पंजाब में, चंडीगढ़ में बैठकर हम सोचते रहे यार यूपी बड़ा बैकवर्ड है। हमारे पेरेंट्स, आस पड़ोस में हर कोई बोलता था। मेरे को कभी फील नहीं होता था कि इतना ज्यादा बैकवर्ड होगा, इस लिहाज से बैकवर्ड होगा। मुझे लगा गरीबी होगी, बट सरकार के लिहाज से कुछ तो काम हो रहे होंगे। पर आप लखनऊ से दिल्ली आते हैं तो अखिलेश यादव उसका जिक्र कर देते हैं कि आप देखिए जी, आप इतने घंटे में वहां से यहाँ पहुंच जाएंगे। पर वो फिर हम बहराइच से अगले दिन एक आदमी से मिले और उसका कहना था कि मेरे को, हाँ, तुलसीपुर में, कि मेरे को उस हाईवे का क्या लेना देना है, मेरे को उन सब फ्लाईओवर्स का क्या लेना देना, जब मैं अपने गांव से निकल के बाहर शहर तक नहीं पहुंच सकता। और यही मुद्दे की बात है कि हम उस रोड से आते, उसी रोड से आना जाना होता है। एक पत्रकार भी होता है, यहाँ से उठकर सीधा या तो फ्लाइट से गया या उस रोड से गया और आ गया। जब वो दिक्कत देखने को मिलती है तब फील होता है यार, सरकारों ने आज तक क्या किया, क्या नहीं किया। जाति के नाम पर पार्टी आ जाती है, समाजवाद के नाम पर पार्टी आ जाती है, या किसी धर्म के नाम पर पार्टी आ जाती है। सब हर वर्ग के लिए अपनी अपनी एक पार्टी आ जाती है, पर काम कोई भी नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते थे, चीफ मिनिस्टर्स भी कहते आ रहे हैं कि यूथ जो है, यूथ इंडिया को ड्राइव करेगा आगे, यूथ कुछ बनाएगा। हम कुल मिलाकर मोटा मोटी 4 स्कूल में गए। एक पहले जिस स्कूल में गए अमित जी और मैं, वहाँ ठंड जाने वाली थी। बच्चे बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं, 8th क्लास के बच्चे, 10-10 बच्चे होंगे। टीचर एक है, फर्स्ट से लेके 8th क्लास के बच्चे को एक ही टीचर पढ़ा रहा है, सेम चीज पढ़ा रहे हैं। आप सोचो उन्हें। तो हमने पूछा, 8 तक बाहर बैठे हैं, उधर एक ही क्लासरूम है और कुछ है नहीं। बाहर क्यों बैठे हैं? अमित की बहन जो है वो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने हमें बताया और प्रधान जी ने बताया वो बाहर ठीक बैठे हैं क्योंकि अगर वो अंदर बैठेंगे तो मर जाएंगे। अब इसमें कुलदीप जी भी जोड़ेंगे कि क्यों मर जाएंगे। दरअसल जो पैसा आता है वो शिक्षा विभाग के लोग खाएंगे, प्रधान जी भी खाएंगे, प्रिंसिपल भी खाएंगे। तो पैसा आया सरकारी एस्टिमेट के हिसाब से 2 कमरों का, आते आते बचा पौन कमरा। पौन कमरे के मटेरियल में बनाने हैं 2 कमरे, तो कमरे कमज़ोर बनेंगे जो कभी भी भसक के गिर सकते हैं। मैं बलिया में था, मेरे दोस्त के पिताजी एसडीएम से रिटायर हुए, वहीं बलिया में बस गए। नीलाम्बुज मेरे साथ पढ़ता था। बोले यार ये हालत थी कि मैं एक स्कूल में निरीक्षण के लिए गया और मुझे लगा ये दीवार तो बहुत ही पतली है, और मैंने दीवार पे ऐसे धक्का किया और दीवार गिर गई पूरी। और मैं डर गया, इसलिए नहीं डर गया कि करप्शन इतना ज़्यादा है, मुझे ये डर था कि मेरे दीवार गिरने से उस तरफ कोई ना दब गया हो। तो बोले मैं वापस आया कि जाके मुख्यालय रिपोर्ट लूंगा, आधे रास्ते में विधायक जी का फोन आ गया कि आप ये क्या तमाशा कर रहे हैं, दीवार गिरा के चले आए। मतलब एसडीएम की गलती है कि उसने दीवार की मजबूती जांचने के लिए ऐसे धक्का दिया, ऐसे ऐसे थप किया, दीवार गिर गई तो विधायक जी उसको पेल रहे हैं, ये हालत है। और तो मैंने पूछा अंकल ये क्या है, तो बोले देखो ऐसा होता था कि करप्शन कह लीजिए, मुनाफा कह लीजिए, बचत कह लीजिए, पहले इतनी होती थी कि मान लीजिए 100 रुपए आए, एक सड़क बननी है तो 100 रुपए पास हुए, तो 100 में 70 रुपए का काम होता था, 30 रुपए में नेता, अधिकारी और ठेकेदार निपट जाते थे। उन्होंने बोला कि अब 30 रुपए का काम हो जाए तो समझो गनीमत है, 70 तो बट ही जाएंगे, कट हर जगह तय है। और इस चक्कर में होता क्या है कि जो सड़क पहले पुरानी सड़क बनती थी 10 साल चलती थी, अब वो सड़क 1 साल में, आधे साल में उखड़ जाती है। फिर अगले साल उसकी क्या होता है, लेपीकरण, क्या लिखा था वो शब्द, हाँ, चिप्पियां लगाई जाती हैं, फिर उसका काम शुरू होता है। तो इसलिए वो बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, क्योंकि अंदर पढ़ेंगे और कोई एसडीएम आया और उसने हाथ मार दिया, कोई ईमानदार आ गया धोखे से, तो वो नीचे गिर जाएगा। गांव का है, रन्नो में हम खूब घूमे थे। बहुत बड़ा गांव है, शिया बहुल गांव है, और उस जिले का सबसे बड़ा गांव है जौनपुर का। तो उस वहाँ पर ये जो शब्द है ना, इतना बड़े आराम से परिवार का कोई आदमी ये कह दे कि सर हमारे बच्चे मर जाएंगे, तो एकदम खटाक से लगता है कि मैंने पूछा कि है ना, 2 कमरे, वहाँ 2 कमरे थे और दोनों के बीच में डिस्टेंस था, सटे हुए नहीं थे, 2 अलग अलग कमरे थे, भूकंप रोधी करके बनाए गए थे।
तो वो भूकंप रोधी कमरे में आप घुसे तो वो जो ऊपर उसमें है दरारें पड़ी हुई हैं, तस्वीर है अभी ऑनलाइन, सब वीडियो में है, सब लाइव वीडियो में है, उसमें अभी भी देख सकते हैं। तो ये जो है ना सरिया दिख रही है आपको अंदर की, सोचिए आप 3 साल में लेंटर की सरिया दिख रही है आपको 3 साल के अंदर में। और वहां पे दीवार पे चूंकि नियम है तो वो शरीर, मानव शरीर, सिर, गला, ABCD दीवार पे सब बना है, लेकिन यहाँ सरिया निकल गई है, बैठने लायक नहीं है। तो ये हालत है। और प्रिंसिपल साहिबा थी, वो 15-20 दिन से आ ही नहीं रही थी। फिर किसी ने खबर कर दी तो आई वो दौड़ी दौड़ी कि मैं तो वेतन लेने गई थी। तो मैंने पूछा ये कमरों का क्या हाल है, बोली इस पर पेड़ गिर गया था। तो मैंने कहा ये तो काफी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, एक पेड़ इतना बड़ा दोनों पर एक साथ गिर गया कि वो सरकारी पेड़ रहा होगा तो ऐसे हिलता हुआ आया होगा और उसको पता होगा सरकारी पेड़ को कि उसे एक ही बार में दोनों कमरों को क्षतिग्रस्त करना है और भूकंप से ज्यादा मजबूती से करना है। तो वो एक से टकरा के और भौतिकी के सारे नियमों को धता बताते हुए दूसरे पे टकरा के और फिर अदृश्य हो गया होगा। नहीं इतना अजीब है। वहाँ 3 क्लास लग रही थी, एक बरामदे में, मतलब 3 जगहों पर बच्चे बैठे थे और बाकी सारी क्लासें लग रही थी। एक 2-2 क्लास के बच्चे एक साथ बरामदे में, एक साथ एक कमरे में 2 क्लास, दूसरे कमरे में 2 क्लास, 2 टीचर, ये 3 टुकड़ों में बची 5 क्लासेस को देख रहे थे। तो जब हम यहाँ से ये स्टोरी करके निकले तो वो प्रिंसिपल साहिबा ने फोन कराया, एक प्रभाव इसको अमितेश को पास फोन आया, तो एक लोकल कोई होंगे लीडर वीडर या कुछ भी, कुछ समाज सेवी टाइप के, कि वो मत चलाइएगा। मैंने कहा आपको पता नहीं वो लाइव था क्या बोले, वो मत चलाइए। हाँ वो मत चलवाइएगा। तो ऐसा 2-3 जगहों पर हुआ, और भी कई जगह हुआ। मतलब एक और मैंने बल्कि उनको ये गलत फहमी भी होगी ना कि जैसे लोकल लेवल पे खबर रुक जाती है तथा कथित रसूखदार लोगों के फोन से, तो यहाँ भी खबर रुक गई। कुलदीप बता रहे थे 2-3 जगह इन्हें ऑफर भी हुआ। बहुत सारी जगह पैसे ऑफर किए गए। किस काम के लिए पैसे? कि जैसे किसी नेता का इंटरव्यू लिया तो उनका गुर्गा किनारे ले जाके पूछ रहा भाई साहब इसका कितना, मतलब 5,000। शुरू में शुरू 2-3 जगह होते। एक होता था कि रिश्वत ऑफर करना, एक होता था कि प्रकारांतर से चार्ज पूछना कि इसका चार्ज क्या रहेगा। इससे आप ये भी समझें कि कुछ लोग आते होंगे इंटरव्यू करके चार्ज भी लेते होंगे। तो ये इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप। और ये अच्छी बड़े नेताओं की बात बता रहा मैं हूं। बहराइच में ओम प्रकाश माथुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार लड़ गए आपस में इस बात पे, नहीं कि मैं, एक होता ना लड़ाई कि यार मैं सवाल नहीं पूछ पाया, तुम नहीं पूछ पाए, उन्होंने मुझे ऐड नहीं मिला है, वो रो रहे हैं। वो ओम प्रकाश माथुर से कह रहे हैं आप बताइए इतने करोड़ रुपए भेजा गया, हम लोगों को नहीं। वो लड़ रहे हैं, बोल रहे देखिए मीडिया प्रभारी हमारा ख्याल नहीं रखते। ये हालत है पत्रकारिता की। स्कूल की बात आई, स्कूल का एक किस्सा और है। जितने पैसे आते हैं ड्रेस के लिए, उसमें एक नए अधिकारी आए थे उस टाइम, और वो हैरान थे कि इतने पैसे, मतलब जितने पैसे बच्चों की पूरी ड्रेस के लिए आए हैं, इतने, इससे ज़्यादा तो मैं अपनी पैंट की सिलाई दे देता हूँ, इसमें कैसे ड्रेस बनेगी। वो मीटिंग के बाद बाहर निकले और उन्हें तमाम ठेकेदारों ने घेर लिया और सब यही कह रहे थे कि आप पूरे जिले का ठेका मुझे दे दीजिए, मैं बनवा दूंगा ड्रेस इतने पैसे, हम आपको इतने लाख रुपए देते हैं। और वो हैरान थे क्योंकि वो नए थे, बाद में पुराने होते तो उनकी भी हैरानी नहीं तो होती। ये तो बता दीजिए ड्रेस कैसे बनती है इतने। देखिए मैं बताता हूँ, मुझे दयानंद चाचा मिले एक, तो दयानंद चाचा वकील हैं। कैसे वकील हैं ऐसे समझ लीजिए, वो बोले कि हमने कोई पर्चा नहीं किया, कुछ जगह जाते थे बस लिखाते थे रख के सामने और बन गए वकील। तो वकील फर्जी किस्म के थे लेकिन इंसान असली थे, खरे थे। तो उन्होंने हमें बड़ी चौचक कहानियां सुनाई भ्रष्टाचार की। तो ये जो आप बोले ना ड्रेस कितनी का, मान लीजिए सरकार ने ड्रेस छोड़िए शौचालय, तो राशि होती है शौचालय प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए में शौचालय कैसे बनेगा? 12,000 में तो टंकी नहीं आ पाएगी, रख पाएगी ऊपर। तो 12,000 आया, ब्लॉक लेवल पे 2,000 खच, चिड़िया उड़ गई, बचा 10। पर ब्लॉक के बाद ग्राम प्रधान भी है, वहां से भी 2 की चिड़िया उठ गई, बचा 8,000। बनना शौचालय है, टंकी समेत बनना है। तो टैंक, शौचालय, ऊपर टंकी, कितना बनना है? अभी तो प्रधान ग्राम सचिव बाकी हैं, 1,000 रुपया उनका पूछ गया, बचे 7,000। 7,000 में शौचालय बनना है और शौचालय बनता है और सरकार जांच भी कर लेती है और पूरा कोटा पूरा हो जाता है। कैसे बनता है? तो अब 7,000 में तो फर्श भी नहीं पड़ पाएगा ठीक से, टैंक समेत। तो इनका शौचालय पहले से बना हुआ है, तो इनको लाभार्थी दिखा दिया, इनके शौचालय पे पेंट करवा दिया और स्लोगन पोत दिया,
ऐसे शौचालय बनता है, ये एक तरीका है। और वैसे भी शौचालय बनता है, जैसे हम लोगों ने मध्य प्रदेश की तस्वीरें देखी थी कि एक शौचालय में किचन था स्टोव रख के, और एक शौचालय में वो चल रहा था, किराना स्टोर चल रहा था। वही चीज़ ड्रेस के मामले में है। आपने बोला कि साहब ड्रेस के लिए 95 रुपये आए हैं ड्रेस के, तो आपको 95 का तो कपड़ा नहीं आता, और ठेकेदार लाखों रुपए देके भी वो ठेका लेने को तैयार है। तो उसका तरीका ये है, जो हम लोगों ने कई स्कूलों में पता किया कि टीचर क्या करते हैं, जो गरीब बस्तियां हैं उनके बच्चों का एनरोलमेंट करवा लेते हैं। उन बस्तियों के लोग फिर भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट में भेजते हैं। बेसिकली उनका 2 जगह दाखिला हो रखा है। तो फ़र्क क्या है, सरकारी स्कूल में दाखिले का अगर मैं एक गरीब आदमी, तो मुझे फ़ायदा ये है कि मुझे साल में एक बार एक जोड़ी कपड़ा मिल जाएगा, जो मेरे बच्चे शादी ब्याह में जाने में या वैसे इस्तेमाल करेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, मुझे वजीफ़ा मिल जाएगा आधा पूरा कुछ, और मैं प्राइवेट में पढ़ाता रहूँगा। अब मास्टरों को क्या फ़ायदा है, तो बच्चे इन्होंने एनरोल कर लिए 500, असल में है 50, तो मिड डे मील का खाना तो 500 का ही आएगा, तो 450 बच्चों का रोज़ खाने का पैसा बच रहा है, जो प्रधान और प्रिंसिपल मिलकर खा जाएंगे। अब ऐसे ही हमने एक टीचर से पूछा कि जो खाना बनाती हैं उनका क्या रहता है, तो बोले उनको 1000 रुपये मिलता है। उनका 1000 रुपये में तो बस वो आती हैं, खाना बना के चली जाती हैं। बोली नहीं, वो सुबह आती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं स्कूल का, झाड़ू लगाती हैं, खाना बनाती हैं, प्रिंसिपल के सब काम करती हैं, और तब शाम को जाती हैं सबसे बाद में। तो मैंने कहा कि फिर भी वो 1000 रुपये में क्यों कर लेती हैं, इससे ज़्यादा तो बहुत बेसिक सी मेहनत मजदूरी में कर लें। बोले उन्हें ये आस है कि जैसे शिक्षा मित्रों का हुआ है कि 2-2.5 हज़ार से शुरू हुआ और अब 26,000 हो गया है, तो वैसे ही कभी ना कभी परमानेंट हो जाएगा, तो वो 1000 रुपये महीने में काम करने को तैयार हैं। ये है कि जो सरकारी योजनाएं हैं ना, इनमें करप्शन की इतनी तकनीकें खोज ली गई हैं, छोटी छोटी, जो जो दिल्ली में बैठ करके आप पता ही नहीं लगा सकते हैं, कि इस लेवल से स्थानीय प्रधान और लोकल लोगों ने खोज के ये तकनीक, ये जुगाड़ खोज लिया है कि यहाँ से करप्शन, जो खाना बनाने वाले का आप बता रहे हैं, वो दिखाएंगे आपको 4 कि इस स्कूल में 4 लोग खाना बनाने वाले आते हैं। संख्या वाला तो है ही, 250 बच्चे एनरोल कर लिए और 50 का ही खाना बन रहा है, तो वो बच रहा है। 4 बनाने वाले 250 के हिसाब से रख लिया आपने, और बनाने वाले आते हैं 2, तो वो 2 की सीधी सीधी तनख्वाह कोई और ले रहा है। और इस सब को जो कॉन्ट्राडिक्ट करती थी, वो इटाला माफिया का प्राइमरी स्कूल था, जहां पर इटाला माफिया का प्राइमरी स्कूल था। हाँ, वहाँ नहीं इटाला माफिया, इटाला माफिया। हाँ, तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल थे, मतलब हम घुसे और मतलब बाहर से देखने में लग रहा था प्राइवेट स्कूल, हमारे चंडीगढ़ में बिल्कुल सेम वैसा ही स्कूल है, मेरे को लगा प्राइवेट स्कूल होगा। अंदर गए तो चेयर पर 2 लड़के बैठे थे, तो हमने कहा कि प्रिंसिपल कहाँ है, प्रिंसिपल रूम तक खाली था, है ना, प्रिंसिपल कहाँ है, तो उन्होंने घूम के देखा ही, कहते मैं ही हूँ। तो लगभग सर की उम्र के और सर जैसे दिखने के, जो प्रिंसिपल नहीं लग रहे थे हमें, कहते हैं मैं ही हूँ। तो हमने कहा अच्छा, तब तक तब तक उनको पता नहीं था कि हम मीडिया से आए हैं कुछ भी, तो हमने उनसे पूछना शुरू करा कि कब से चल रहा है, क्या चल रहा है। तो वो एक एक करके बताते गए। जो सबसे मोटा माटी बात ये थी कि लगभग 35 साल के वो एज थी उनकी, वो लगभग 15-16 लाख रुपया अपनी जेब से खर्च कर चुके हैं उस स्कूल पे। आप ग्रीनरी देख लीजिए, वहाँ पे वॉल पेंटिंग्स देख लीजिए, उन्होंने चावल का दाना दिखाया, कहते हैं ये देखिए, ये आधा जो चावल का दाना आपको दिख रहा है, ये सरकार की तरफ से आता है और हम जो देते हैं हम वो दिखाते हैं। फिर वो अपने रूम में ले गए, बड़ी सी LCD लगी हुई थी, उसमें छोटे छोटी विंडो, हाँ बहुत साफ, सब उन्होंने पूरा स्कूल घुमाया, बच्चे पोएम्स गा रहे हैं, है ना, जैसे चंडीगढ़ की फील थी मेरे को वैसी आ रही थी, जो कहीं भी नहीं आई। तो ये उन 4 स्कूल थे, एक स्कूल था जो सब चीज को मात दे रहा था। चंडीगढ़ जो कह रहा है, दरअसल चंडीगढ़ के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। मॉडल स्कूल 16, ये सब सरकारी स्कूल है ना, और इन स्कूलों में दाखिले के लिए आपको IAS मंत्री से सिफारिश लगवानी। कैन यू इमेजिन दिस, एक सरकारी स्कूल में दाखिले के लिए, आपने आखिरी बार कब सुना होगा कि किसी गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल के लिए तो अभी भी सिफारिशें लगती है, कि किसी GIC के लिए या किसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में दाखिले के लिए मंत्री की और DM IAS की सिफारिशें लग रही। चंडीगढ़ में वैसा होता है, इतना अच्छा है वहाँ पे स्तर, और इसका वैसा इन्हें वहाँ लग रहा था। एक स्कूल हमें वैसा दिखा, है ना, कि वहां पर जा रहे हैं, प्रिंसिपल अपने रूम से बैठकर बात कर रहे हैं, टीचर वहां से जवाब दे रहा है क्लास से, है ना, उन्होंने दिखाया कि कैसे चल रहा है। फिर उन्होंने दिखाया कि इनको बैग लेके ही नहीं आने होते, इनकी बुक्स यहीं पड़ी है, इनकी कॉपीज यहीं पड़ी है, यहीं से लिखकर काम कर कर चले जाएंगे, किसी को बैग नहीं ढोने हैं। फिर उन्होंने बताया ये जो ब्लेजर इन्होंने पहने, ये जो टाई इन्होंने पहनी है, जो स्वेटर इन्होंने पहने, ये मैंने दिलवाए हैं अपनी पॉकेट मनी से, है ना, जो जितना वो अर्न कर रहे हैं। फिर हमने पूछा कि आपका खर्चा कैसे चलता है, तो वो कहते हैं कि मेरी थोड़ी बहुत खेती का काम है,
और ज़मीन है मेरी और कुछ एक दो दुकान है, तो उससे गुजारा चलता है और मेरी वाइफ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती। तो एक स्कूल वैसा था। तीसरा स्कूल था जहाँ पर हम मूक बधिर स्कूल में गए, वहाँ पर फिर हमारे को सिस्टम का फेलियर, जो अंदर एक बार मतलब मेरे लिए भी वो पूरे टूर का मतलब लगभग 20वां दिन रहा होगा। सबसे ज्यादा इमोशनल शूट था वो। मतलब हम देख रहे हैं, सब खेल रहे हैं, बिना बीट के एक लड़का डांस कर रहा है जिसको कोई कह रहा है ऋतिक है, कोई कह रहा है कुछ है। उससे बात करिए अरे कि कौन प्राइम मिनिस्टर है, वो नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा कर रहा है, मायावती की तरफ इशारा कर रहा है, सब जवाब दे रहे हैं। बच्चे इंटेलिजेंट लग रहे हैं, जैसा कि टीचर भी कह रहे हैं कि इनकी सेंसेस और बच्चों से अच्छी होती है, वो लग भी रही हैं। पर वो बाहर आते हुए निकलते हैं, अपना नंबर दे दीजिए हमें, आपके पास कार्ड होगा तो वो दे दीजिए। और एक दो के बाद बहुत सारे बच्चे आते हैं, सब लेटर्स लेके आते हैं, इनको देकर जाते हैं, मुझे देकर जाते हैं, और हम सरप्राइज हैं देखकर। एक चीज और मतलब इसने जो बताया ना कैमरा और ऑफ कैमरा का फर्क, ये बहुत होता था। जैसे कई बार होता था, उदाहरण दूं राजा भैया की विधानसभा का, कुछ लोगों के बीच गया, उन्होंने राजा भैया की बहुत तारीफ की, तो उसमें एक बड़ी वजह ये बताई कि वो एक दरबार लगाते हैं जहां मैं अपनी कोई भी निजी समस्या लेकर के जा सकता हूं और वो 10-15 मिनट में उसकी समस्या सुलझा देते हैं। या वो ये करते हैं, अपने किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को असाइन कर देते हैं कि अब ये समस्या तुम्हारे हवाले है, एक हफ्ते में निपटा दो। तो ज़मीनों के झगड़े, सास बहू, वो वाली चीज़ें, घरेलू कलह, ये सब भी सुलझाते हैं। ये मुझे उसने बताया, उसने मेरा नंबर ले लिया था। अगले दिन उसने मुझे मैसेज किया कि मुझे मेरा एक पड़ोसी मेरी ज़मीन कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, मेरे माँ पिता नहीं हैं, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो मैंने कहा आप तो कुंडा में रहते हैं, जन दरबार में जाइए, उसमें उसमें नहीं गए आप? तो बोला नहीं, उसमें तो मैं अभी तक नहीं गया। तो मैंने कहा अब अगली बार लगेगा तो जाइएगा। बोला हाँ ठीक है, सोचता हूँ। तो वो नहीं गया। और वो उस गांव में भी कुछ हो रहा था ना, जहाँ पे आप लोग कैमरे पे बात कर रहे थे, सब लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे रघुराज प्रताप सिंह की, और जब आप किनारे जाके खड़े हो गए थे तो कुछ और बोला। नहीं नहीं, उसमें ये हुआ था कि मैं बात कर रहा था कैमरे पे, ये कैमरा संभाल रहे थे, तो हमारे जो ड्राइवर साहब थे वो गांव में ऐसे ही कुछ लड़कों से बात कर रहे थे ऐसे ही, तो उन्हें ये वो लड़के भी उनके साथ सिक्योर महसूस कर रहे थे ये जानकर कि ये पत्रकार नहीं है, ड्राइवर है। तो वो खुले खुले में उसको बता रहा था सब कि ये जो आपका रिपोर्टर पूछ रहा है ना, ये मगरमच्छ वाली बात, ये गलत नहीं है। और ये जो बिजली का तार है ना, ये देखिए ये सब जो चल रहा है गोरख धंधा है, ये सब जो बोल रहे हैं ना, ये जो राजा भैया की तारीफ कर रहे हैं, कोई वोट नहीं देगा उसको। उसके बाद आपके ये सब सपा वाले हैं, पिछले चुनाव में उससे पहले सपा उपा को सपोर्ट करते थे, अब राजा भैया आ गए हैं तो सपा की वजह से राजा भैया का की तारीफ कर रहे हैं। अभी वो सपा छोड़ के चले जाएं तो नहीं करेंगे, मतलब लेकिन तारीफ तो करेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। तो मतलब इस तरीके की बात है कि ऑफ कैमरा ऑन कैमरा का बहुत फर्क है। इसीलिए यूपी का, जैसे एक और चीज़ कि हम हमीरपुर में थे और वहाँ निषादों की बस्ती से होते हुए घाट की तरफ बढ़ रहे थे, तो एक चचा मिले, तो वो बैल लेकर के जा रहे थे, 2 बैल, और उसने अपना बोझ रख करके, तो हमने ऐसे ही अपनी हीरा मोती बैल के साथ फोटो लेने के लिए रिक्वेस्ट करके उनसे रुकवा लिया, तो उनसे बात करने लगे। तो उनसे राजनीतिक बुजुर्गों से और निरक्षर बुजुर्गों से राजनीतिक राय पूछना बड़ा मुश्किल होता है, कैसे करके पूछें, पूछा बहुत। मतलब क्या सवाल हाँ कि तो प्रधान कहेगा उसको आप बताओ। हाँ, तो यही मैं बता ही रहा हूँ। तो वो बोला बहुत कुरेदा, तो कुछ नहीं बोले। तो मैंने सीधा ही पूछ लिया वोट किसको दोगे, जब बहुत सवालों से कुछ नहीं निकला, वोट किसको दोगे? तो बोले आप जिसको बोलोगे उसको दे दूंगा। इतना डर है, इतना दबाव छुपाव है, दोनों मतलब है। तरह से पढ़ सकते हैं इसको। एक तो वोटर इतना चतुर है कि जो आया भैया किसको दोगे, बोले जिसको आप बताओ। और कई जगह वाकई डरा हुआ भी है, मतलब कई जगह आपको समझ में आता है कि जब हम लोग वो गाजीपुर के ईंट भट्टे में थे, सीतापुर में थे, गांव में, आप कुरेद कुरेद के मर जाओ, वो आखिरी में कहेगा हाँ जो प्रधान जी बताएंगे वहां डालेंगे वोट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कि आप जिसको होगा उसको दे देंगे, वो पंकज झा सर दे रहे थे। कहते कि मैं आजकल ड्राइवर से बात करो, ड्राइवर बैठता है, उससे बोलते हैं यार कि किसका माहौल है, तो कहते हैं आप बताइए सर किसको जिता रहे, किसके, कहते मैंने एक जगह बोल दिया नीतीश कुमार जीत रहा है, तो कहते हाँ सर नीतीश कुमार जीत रहे। तो हाँ, मतलब कि बात ये हो रही थी कि हम लोग गोरखपुर में थे, तो यहाँ से सब लोग अपने अपने सहूलियत के हिसाब से निकले होंगे, अलग अलग चैनलों के, अखबारों के लोग। गोरखपुर एक ऐसी जगह थी जहाँ लगभग सारे पत्रकार एक एक करके पहुँच रहे थे, सेकेंड लास्ट फेज था। तो वहाँ पे हम लोग थे, एबीपी न्यूज़ के कुछ हमारे मित्र थे, रणवीर, श्रेया और पंकज झा सर और जावेद वगैरह। तो बात होने लगी वहाँ, हम लोग एक जगह गए डिनर करने, तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कि यार तुम लोगों के हिसाब से क्या लग रहा है। तो हमने बताया कि जैसे मैंने उनको बोला कि बीजेपी को बढ़त दिख रही है सर, ऐसा वैसा, और उदाहरण दिए कुछ। तो बोले तुम मुझे पहले पत्रकार मिले हो जो ऐसा कह रहे हो, जिससे मैं सहमत भी हो पा रहा हूँ। बोले बाकी तो दिल्ली से जो आ रहे हैं वो गठबंधन की सरकार बना रहे हैं।
तो फिर बात हुई, तो नेहा दीक्षित एक पत्रकार हैं, फ्रीलांसर हैं, वो कैरावन के लिए भी लिखती रहती हैं। तो उन्होंने, किसी ने मुझे बताया कि बड़ा अच्छा टर्म इजाद किया है इस तरीके के पत्रकारों के लिए, वन सैंपल जर्नलिज्म। एयरपोर्ट से उतरे, कैब में बैठे, ड्राइवर से 15 मिनट बात की और उनको पता चल गया गरीब क्या सोच रहा है, और जाके कॉलम लिख दिया। तो उस वन सैंपल जर्नलिज्म की फिर पंकज झा ने हवा निकालते हुए कहा कि बोले वो वन सैंपल भी आपको धोखा देता है। तो आप उससे पूछो कि किसका माहौल चल रहा है, तो कहे सर आप पत्रकार हैं, आप बताइए। तो आप अपनी राजनीतिक पक्षधरता के हिसाब से बता लगो कि साहब फलाने का चल रहा है, और वो आपके हाँ में हाँ मिला देगा, हाँ सर। और एक और चीज़ है जो ख़ासतौर से मुस्लिम इलाकों में बात करते हुए नज़र में आई कि मुसलमान आखिरी समय तक ना बताना नहीं चाहता था कि वो किसको जा, ख़ासतौर से उन जगहों पर, कुछ जगहों पर बहुत स्पष्ट वो सपा के साथ था, पर उन जगहों पर जहां मौलानाओं का हस्तक्षेप है, जहां मजबूत मुस्लिम बसपा उम्मीदवार भी है, वहां वो ऑन कैमरा बसपा की बहुत तारीफ कर रहा था। और मैं कई फूलपुर में हुआ, वहाँ लोगों ने बसपा के समर्थन में पूरा फेसबुक लाइव कर दिया वहाँ, और मतलब सपा वाले भी थे पर बसपा वाले हावी हो गए। और वो लाइव खत्म हुआ, 2-3 लड़के आए कि बोले ये फर्जी बोल रहे हैं सब, और बसपा लड़ाई में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ सपा और भाजपा की लड़ाई है, और ये जो ये बसपा बसपा बोल रहे हैं इनके भाई खुद सपा में हैं और ये तो हमेशा से ही सपा ही रहे हैं। ये एक बहुत ज्यादा था कि, तो इसीलिए थोड़ा सा पोल खोल टाइप का। तो फिर वहां पे कौन रहा फाइट में, कौन था, मतलब फाइट में वही सपा और भाजपा ही थी। एक चीज़ ये भी था कि बहुत लोग थे, मतलब जैसे वोट देना है, किसको देना है नहीं बताना। कुछ लोग ऐसे भी थे कि वोट देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग जो कानपुर देहात में उस तरफ गए थे, वहाँ पे वो बताने लगा कि वो 40 किलो टमाटर 2 रुपए केजी के हिसाब से बेच के आता है, और पानी आ जाने के बाद उनका बिकेगा कि नहीं बिकेगा, वहाँ पे उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो बाद में सर ने काफ़ी रिक्वेस्ट भी किया था कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजिए। तो ऐसे लोग भी हैं कि मतलब जिनको वोट देने ना देने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। सोनभद्र में, दुद्धी में वो जो खेती करते हैं लोग, 15-16 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर आदिवासी जिनके पास कोई साधन नहीं, उनके पास बाइक और स्कूटी नहीं है कि या वो नहीं है, तो वो वहाँ खेती करके दुद्धी में ले जा करके बेचते हैं। बहुत सारे लोगों की संख्या वहाँ आपको मिलेगी जो दुद्धी से बाहर ही नहीं निकले। तो उनके लिए शहर का अर्थ दुद्धी है, वो दुद्धी जहाँ हमें एक ढंग का होटल नहीं मिलता है और हम कहते हैं यार कैसी जगह आ गए हैं, तो आप समझिए उनके लिए वो शहर है, सबसे बड़ा शहर उन्होंने वही देखा है, विकास पहुंच रहा है। आपको एक जगह के बारे में और बताना चाहिए, बिस्कोहर। अरे बाप रे। मैंने ये सुना है कि दिल्ली में एक जीबी रोड है जहां पर वैश्याओं की बस्ती है, सेक्स वर्कर्स हैं। हम अखबारों में खबर पढ़ते हैं कभी कि डीसीडब्ल्यू की चेयरमैन स्वाति मालीवाल गई कुछ एनजीओज के साथ, उन्होंने छापा मारा। मैं हाई स्कूल या इंटर में रहा हूँगा जब मैंने पहली मर्तबा कानपुर में कॉल गर्ल या सेक्स वर्कर जैसा कुछ देखा। जैसा कुछ मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था जिसको हम लोग बहुत शातिर मानते थे, तो हम लोग वो स्टेशन के बाहर घंटाघर के सामने से निकल रहे थे, तो रात के 2:30-3 बजे होंगे और 2 लड़कियां और काफ़ी रिवीलिंग से कपड़ों में बैठी और पुलिस वालों के साथ बैठी वो बातें कर रही थी। तो उसने ऐसा कहा, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा होगा भाई, हो सकता है। तो ये एक्सपोजर था। हम लोग बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह पे कि वो लड़कियों का जीवन कितना खराब हो जाता है जो पॉर्न फिल्मों में काम कर रही होती हैं, इस तरह की चीज़ें हम लोग पढ़ते भी रहते हैं इस बारे में ना, कि जीबी रोड पे छापा पड़ा और इतनी भयानक परिस्थितियों में लड़कियां जी रही हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप देखते हैं, देखिए यही होता है ना कि सुनने में और देखने में क्या फर्क होता है। जैसे देश के ज्यादातर लोगों की तरफ पहले मुझे भी समलैंगिकों के प्रति मेरे मन में घृणा और इन सब का भाव होता था, घृणा से ज्यादा कि ये अप्राकृतिक है इस तरह का। फिर हमारे कुछ दोस्त बने जो समलैंगिक थे, तो हमें लगा कि प्रिंसिपली भी एग्रीड कि हाँ ठीक है यार ये हमारे दोस्त है, समलैंगिक है, उनकी चॉइस है। लेकिन देखिए कितने स्तर होते हैं कि प्रिंसिपली एग्री हो गए, लेकिन जब मैंने एक बार एक घर में पार्टी हो रही थी और असल में अपने 2 दोस्तों को जो पार्टनर थे और एक ही लिंग के थे उन्हें चूमते देखा तो मैं डर गया, और डर के मैं तब जो मेरी गर्लफ्रेंड थी और अब जो मेरी वाइफ है उनके पास गया, यार वो ऐसा कर रहे हैं। तो वो समझ का एक तीसरा लेवल था कि पहले आप नापसंद करते हैं, फिर आप प्रिंसिपली एग्री करते हैं, फिर अगर कोई लड़का लड़की किस कर रहा होता या लड़की लड़के को तो आपको इतना अजीब नहीं लगता हेटेरोसेक्सुअल उसमें, है ना, आपको बहुत नॉर्मल लगता। तो
जब आप देखते हैं तब एक समझ का बिल्कुल अलग स्तर होता है। तो हम लोग वेश्याओं की बात कर रहे थे, तो हम लोग बलरामपुर से सिद्धार्थ नगर जा रहे थे, तो और श्रावस्ती हमने क्रॉस कर लिया था। श्रावस्ती तो पहले ही बीत गया था, बलरामपुर से बस अच्छा, श्रावस्ती से बलरामपुर, हाँ ठीक है, बलरामपुर से फिर हम सिद्धार्थ नगर जा रहे थे, मतलब इटवा जा रहे थे बेसिकली। तो रास्ते में एक गांव पड़ा जहां पे बलरामपुर की सीमा खत्म होती है और सिद्धार्थ नगर की शुरू होती है। उस गांव का नाम बिस्कोहर। तो एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, उन्होंने एक कमाल किताब लिखी नंगा तलाई का गांव, जिसमें जिक्र है बिस्कोहर और यहाँ की वेश्याओं का। तो हमने कहा यार यहाँ पे तो करना चाहिए कुछ, कि अगर मोहल्ले के मोहल्ले बसे हुए हैं गांव के बीच में वेश्याओं के, तो उनकी क्या सामाजिक स्वीकृति है। ऐसे सोचते हुए जा रहे हैं और गाड़ी जर्नैल जी ने धीमी कर ली है, और धीमी गाड़ी से जा रहे हैं तो एकदम से ऐसा लग रहा है कि कोई किसी आप महिला बाजार में आ गए हैं, क्योंकि हर 20 फीट पे पान की दुकान के खोखे हैं। सामान्य अर्थशास्त्र छोड़ दीजिए, जटिल से जटिल अर्थशास्त्र भी ये नहीं कहती कि हर 20 फीट पे एक ही प्रोडक्ट की दुकान हो, बशर्ते वो कोई सुपर मंडी ना हो। तो हर 20 फीट पे अगर पान सिगरेट का खोखा है तो लोग कितना खरीदते होंगे, कितना बेचते होंगे, कितना मुनाफा होता होगा। तो ऐसा तकरीबन रहा 800 मीटर पे हमने गाड़ी रुकवाई। तो वो आरी की वो थी, वहाँ कुछ लोगों से बात की, समझ में नहीं आ रहा ऐसे सीधे कैसे अप्रोच करें कुछ। तो मैंने इनको बोला, अमित को, कि यार कोई स्थानीय पत्रकार को जरा सिद्धार्थ नगर में फ़ोन करके पता करो, या कोई एनजीओ वगैरह इनके बीच काम करता हो, ताकि ये लोग बात कर सकें। और ये निर्देश देके मैं इनको अकेले वॉक करने लगा। और पहनावे से हम लोग लग रहे थे कि शहर से आए हैं। जूते पहन रखे थे, जीन्स थी, चश्मा लगा रखा था काला। और जैसे वो यशपाल की कहानी है कि जैनेन्द्र की, मकरील, यशपाल की है शायद। तो हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी हाई स्कूल में, मकरील। तो उसमें एक अधेड़ होने की अधेड़ होता सा कलाकार है, बहुत अद्भुत कलाकार, मतलब उसको देख के लोग मोहित हो जाते हैं, लड़कियां मतलब उसके प्यार में पागल सी हो जाती हैं। और ऐसी एक लड़की कि वो भी प्यार में पागल हो जाता है। और वो लोग ऐसे एक जलाशय के किनारे होटल में रुके हुए हैं, और वो उसके साथ बालकनी में जाता है, भावुक अतिरंजनापूर्ण बातें करता है, और कहता है कि आओ, चूंकि सब चीज़ें इस देह के साथ ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए हम इस देह को ही ख़त्म करते हैं, ऐसा किसी भाव के साथ, और आओ हम इसमें कूद जाएं। और ऐसे वो आगे बढ़ता है, और उसे लगता है कि वो रोक लेगा उसको, मजाक ख़त्म यहाँ पर। वो लड़की कूद जाती है और मर जाती है। जब तक वो हाथ बढ़ाता है उसे पकड़ने के लिए, वो चली गई है विश्वास में कि वो एक साथ कूदेंगे। और उस दिन के बाद से उसको हमेशा आओ आओ की आवाज़ें सुनाई देती हैं शीशे में, और फिर वो एक दिन मर जाता है वो कलाकार। ये कहानी थी। असल में हमने आओ आओ सुना था DDLJ में, जिसमें मैंने अनुपम खेर की जगह लाइव में अमरीश, देखो फिर गलत बोल रहा हूँ, अमरीश पुरी की जगह अनुपम खेर बोल दिया था। पर ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना आओ आओ था। 20-20 फीट पे दुकानें हैं, दुकान पे एक औरत बैठी है, उसके बगल में एक औरत बैठी है। दुकान की औरत थोड़ा कम सजी धजी है, बगल में जो औरत बैठी है वो बिल्कुल मेकअप वगैरह की है, जैसे वो कहीं जाने वाली हो, बिल्कुल रेडी टू गो समवेयर, ऑफिस या शादी में, पार्टी में। और आओ आओ कर रही, आओ। तो मैं एक के पास चला गया, तो बोली कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा दिल्ली से। बोली मैं भी बम्बई से आई हूँ, आओ। तो मैं समझ गया कि ये क्या कह रही है, मतलब कि आओ मेरे साथ सेक्स करो, मुझे पैसे दो और जाओ, जिसके लिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं। तो आपने बोला बात करोगी? हाँ, तो मैंने एक से पूछा बात करोगी? तो बोली बात करूंगी। हाँ, फिर मैं नाम, तो बोली नाम का क्या? हाँ, तो ऑन कैमरा में फिर वो चली गई उठ के। उसके बाद फिर मैं आगे गया, हाँ, उसके बाद फिर मैं आगे गया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया, और मैं उसको बता रहा हूँ कि यार ये बहुत अजीब है, मैं ऐसे बिस्कोहर गांव में हूँ, और 20-20 फीट पे ऐसे महिलाएं बैठी, दिन का वक्त है, और वो बुला रही हैं आपको। तो शी वाज लाइक अच्छा ओके। जो वो भी जर्नलिस्ट रही, तो उनके लिए भी एक ये एक्सपीरियंस अलग था सुनना, क्योंकि हम लोग पढ़ते रहते हैं। और फिर मैं बात करते करते एक जगह फिर एक बोली आओ, तो मैं रुक गया, और वो कॉल पे है। और तो मैंने कहा हाँ, तो बोली चलो। तो मैंने कहा मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये बात ही नहीं कर रही। मैंने कहा कितना लोगी? तो बोली 300 रुपए। तो मैंने कहा आपका? तो बोली नहीं इसका, बगल वाली की तरफ इशारा किया, और बगल वाली चलने के लिए तैयार हो गई, उठ के खड़ी हो गई। तो मैं उसको बोल रहा हूँ फोन में, मैंने कहा दिस इज हाउ इट इज, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। और फिर मैं वापस तुम लोग, फिर मैंने रजत को बोला कि तुम एक बार होके आओ। फिर कैमरा देख के वो लोग सब पीछे हटने लगी,
फिर रजत ने टेली लेंस लगा के पीछे से एक दो सिंबॉलिक से फोटो खींचे, पर ये बहुत डरावना था। एक महिला मेरी माँ की उम्र की होगी, अब मुझे कैसे पता मेरी माँ की उम्र की होगी, उसने बाल रंग रखे हुए थे, लेकिन बाल रंगे हुए कुछ वक्त हो गया था, तो वो सफेदी यहां से फिर इतना दिख गया, वो ढाले बैठी एंड शी इज सेइंग आओ। तो आपको समझ में नहीं आता, अब क्या कहो। आपकी माँ की उम्र की एक महिला है जो वैश्यावृत्ति कर रही है, गरीब है, और वो आपसे कह रही आओ। और ये बहुत खौफनाक था, बहुत खौफनाक। और गांव के लोगों से पूछा तो बोले कि जी पहले के ज़माने में बाबू साहब लोगों ने आके बसा दिया, ज़मीनें दी थी, फिर एक एक करके ज़मीनें बिक गई, महिलाएं ये करती हैं, पुरुष कुछ काम करते हैं, कुछ नशा करते हैं, बच्चे हैं। और तो उनका गांव के लोग जाते हैं क्या? बोले नहीं, गांव के लोग जाते भी हैं तो भगा देती हैं कि हम अपने गांव द्वार के लोगों को बर्बाद नहीं कर सकते। तो ये एक अलग किस्म, एक अलग लेयर है। फिर मैंने कहा कोई नहीं आता, बोले वही जाते हैं जो जो घर छोड़ चुके हैं, जो बर्बाद हो चुके हैं, तो उनमें से कुछ ने परमानेंट उनको रखा हुआ है उस टाइप से। और बोले बाहर के ही लोग आते हैं। तो हमने कहा कभी आप लोग ऐसा लगता नहीं कि ऐसे आपके गांव के बीच की महिलाएं हैं तो कुछ और काम करने लगे, तो या आप बंद करवा दो। तो उन्होंने कहा, हम लोग पान के ढाले पे खड़े हुए थे, बोले इसकी हम पान की दुकान बंद करवा दें, पर ये करेगा क्या? मतलब उन्होंने एक झटके में उसको जोड़ दिया लाइवलीहुड से, पर वो बहुत अलग था, बहुत अलग। आओ आओ ऐसे बोल रही है। इस बीच जर्नलिज्म पे भी बात होनी चाहिए, मतलब कि हाँ टीवी नहीं आप करिए। जैसे कि मैं इससे पहले भी टीवी में 1.5 साल रहा लगभग, तो लोकसभा इलेक्शन कवर करने गए, तो वहाँ पर क्या होता है, मतलब हम जाते हैं, कहते हैं कि जिस जिस पार्टी के कैंडिडेट होंगे उनसे बात कराना, कुछ एक वर्कशॉप कराना और आ जाना, है ना, उतने में पुग जाता है टीवी को। पर उससे हमें क्या क्या पता लगता है? कुछ नहीं पता लगता। ये पता लगता है बस वो अपनी अपनी पार्टी के एजेंडे बताते हैं, उनकी बात करिए और हो जाती है। पर उसका एक और साइड है। वो साइड ये है कि हम जब दिल्ली से उठकर एक जगह पर जाते हैं तो खबर ले आते हैं, और दूसरे हैं जो पार्ट टाइम जर्नलिस्ट हैं, जो स्टिंगर्स हैं, वो क्या बात करते हैं वो बड़ी सरप्राइजिंग होती है। वो एक नेता आते, नेता को कहते हैं आप कुछ तो ऐसा बोल दो कि हमारी खबर बन जाए, और उस खबर बनाने के चक्कर में एक पार्टी का लीडर कोई बयान देता है, समझो मैंने बयान दिया कुछ, उसके बाद वो क्या करेंगे, अब वो दूसरी पार्टी के लीडर के पास जाएंगे, कहेंगे फलाने फलाने ने ऐसा बोल दिया। अब चाहे कुलदीप ने सुना ही नहीं होता, मैं वही कह रहा हूँ, कुलदीप ने सुना ही नहीं, वो कहेंगे फलाने फलाने ने उस आदमी को ऐसा कह दिया, ये कहेंगे जी वो तो है ही ऐसा, उसकी बुद्धि ऐसी है, फिर तीसरी पार्टी वाला जुड़ जाएगा, और ऐसे खबर चलते चलते रीजन से नेशनल पे आ जाती है, और रात को 9 से 10 उस पर डिबेट होती है, और डिबेट पर ही नहीं रुक जाती, फिर एक नेशनल लीडर आता है जो उस पर एक बयान दे जाता है। एक आदमी कह जाता है हम इसको सपोर्ट करते हैं, एक कहता है नहीं करते हैं सपोर्ट, और उस पर कई महीनों तक डिबेट होती रहती है। तो ये जर्नलिज्म, हाँ, ये जो जर्नलिज्म है ये बड़ा अलग तरह का जर्नलिज्म है। मैं छोटा था तो पापा बताया करते थे, कहते कि हमारे टाइम में रिपोर्टिंग हुआ करती थी, वो कैसी होती थी कि जो हो गया है, जो इंसिडेंट हो गया उसको रिपोर्ट किया जाता था। अब कैसा होता है कि वो पहले शाम को बैठ के डिसाइड करते हैं कल मैं उसकी बाइट लूंगा, उसका इंटरव्यू लूंगा, ये सवाल पूछूंगा, और उसने इस पर कुछ बोल दिया तो हम शाम को 7 से 9 इस पर खेलेंगे। तो अब वो जो जर्नलिज्म है वो बहुत डिफर करने लग गया, और आजकल इतना हफ्टी रीडर हफ्टी व्यूअर हो गया है कि उनके पास टाइम नहीं है कि वो रियलिटी तक जा सके। इस चक्कर में शाम को डिबेट्स के हिसाब से और जितनी बाइट चल रही है इसके हिसाब से हम लोग बैठकर तय कर लेते कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी हार रही है, जो कि एक्चुअल से बहुत परे होता है, बहुत दूर होता है। इसीलिए किसी को अंदाजा नहीं लग रहा था कि यूपी में कौन जीत रहा है। सब इसीलिए कंफ्यूज थे, क्योंकि आप गए, आपने नेताओं से पूछा, उनके साथ सेल्फी खिंचाई एक बढ़िया शानदार, उसको ट्विटर पे पोस्ट किया, कुछ लोगों ने आपको ट्रोल किया तो आपने उनको डांटा, व्हाट नॉनसेंस, एंड यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दैट, यही होता है ना। फिर आपने 3 पार्टी के बड़े नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बात की, वो आपके सोर्सेज हो गए, फिर उसके आधार पे आपने एक पॉलिटिकल एनालिसिस लिखी कि बीजेपी की ये स्ट्रेटजी है, सपा कांग्रेस की ये, बीएसपी की ये, और उसमें फिर आपने 2 लोगों की बाइट ले ली, उस नैरेटिव को मैच करती हुई बाइट ले ली, और फिर तो वो जो टीवी में हिडन था ना, वो सोशल मीडिया पर ओपन ऐसे हो गया कि हम एक लाइव करते हैं, एक आदमी आता है, वो 50 बार सिर्फ बीजेपी लिखता है, और फिर वो एक पार्टी को होकर दूसरे को गालियां देगा। तो समहाउ उसको भी वैसे उसी ट्रैक पर ले आने की कोशिश है, बट ये वो समझने की जरूरत है एक काफी चीज कि वो ये भी मीडिया में जोड़नी जो फर्क चाहिए है। कि हम लोगों को फेसबुक लाइव के दौरान, जो कि इन गली कूचों में घुस करके ना कभी लाइव नहीं किया किसी ने लोगों के बीच। तो जैसे लाइव जो चैनल करते भी हैं उसकी जो ऑडियंस होती है वो भी तय होती है,
तो वो बोलने के सलीकों से अच्छी तरह वो जानती है कि कैसे नहीं बोलना चाहिए, कम से कम ये जानती है। पर हम जहाँ जहाँ जा रहे थे ना, लोगों को बहुत ब्रीफ करते थे कि ये मत कहिएगा, कोई अपशब्द मत कहिएगा। उसके बाद भी 2-3 जगह लोगों ने कहा कहते थे कि गाली मत दीजिएगा। गाली मत दीजिएगा, मतलब यही इसी तरीके हाँ, का brief ब्रीफ मतलब वही कि हाँ गाली कि मत गाली दीजिएगा, गलौज जो मत मन हो कीजिएगा, वो जो कि आप लोगों का लाइव है। तो ये बताना पड़ता था। इसके बाद भी गाली वाली आ जाती थी, एक आध जगह हुआ कि गाली आ गई, और उस समय एकदम से एक जगह वो जाति सूचक शब्द जो मिर्जापुर में हमें हाँ, वीडियो हटाना मिर्जापुर पड़ा, में फिर उस समय हमें बीप करना पड़ा। उस समय कान में पड़ा ही नहीं मेरे वो शब्द। वो हमें एक तो रीडर नहीं बताया फिर कि हमें, देखिए तो ये हमने- गलत बोल गए। हाँ और जर्नलिज्म की जो सर बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम मथुरा में थे शायद, तो वृद्धाश्रम में जो गए थे, वहाँ पे औरतों ने, वो वृद्ध औरतों ने मना कर दिया लाइव करने से पहले। तो उनको बोल दिया, पता नहीं किसी ने बता दिया कि ये लोग आए हैं। तो उनमें से बाहर में किसी एक ने कहा कि आप लोग तो आएंगे, अपना पैसे बना के चले जाएंगे, फिर बाद में हमें दिक्कत होगी। तो एक ये भी है कि लोग मतलब ये कहा मजाक में कि हमारी माताओं को 50,000 रुपए की पेंशन मिल रही है, आप लोग चिंता छोड़ दीजिए। ये किसने कहा? वही उन्हीं में से किसी ने कि इन माताओं को 50,000 रुपए पेंशन मिल रही है, आप लोग चले जाइए यहाँ से। तो मतलब ये था कि हम ये समझना चाहते थे कि वृद्ध, जिनको वहाँ माता कहा जाता है, वृद्ध विधवाएं 3-4 हजार रहती हैं वृंदावन मथुरा में। तो उनसे ये जानने का था कि क्या है, आपको पेंशन कितनी मिल रही है, जीवन में कितना सुधार आया है। लेकिन वो बात ही नहीं करने को तैयार है। मीडिया की क्रेडिबिलिटी ऐसी है। और चुनाव से ठीक पहले उनकी भी एक राजनीति होती है। वहाँ एक स्थानीय पत्रकार ने बताया कि एक हमेशा हर बार होती है कि 3-4 हजार वोट है ना, और ज़्यादातर का बना हुआ है वहीं का लोकल वोट ही। तो एक लोकल नेता हर बार कोशिश करता है कि कई बार पैसों के स्तर से मदद करने की, कई बार और तरीकों से उनका वोट। और मथुरा का इस बार तो बहुत एक तरफा रहा, 1 लाख से ज्यादा श्रीकांत शर्मा जीते, पर अदरवाइज मामला भी बहुत क्लोज रहता था। एक चीज चूंकि पत्रकारिता पे बात हो रही है, उन लोगों को तो खैर हम एंटरटेन नहीं कर सकते जिन्हें लगता है कि हम सपा बसपा या भाजपा की तरफ बिके हुए हैं। मतलब आपने पहले ही तय कर लिया तो कोई सफाई का मतलब नहीं है, और सफाई वो दें जिन्होंने जो बिके हों। पर एक चीज़ ये भी बड़ी सरप्राइजिंग लगी कि वो कहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, गोंडा की हाँ, कि बोले अब इसी, एक भाई साहब पेन और पैड बांट रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले सब लोगों को। तो उसके पहले कुछ बैठे हैं और एक तंदुरुस्त से आदमी, बल्कि मोटे से, ओबेसिटी होगी, और वो बैठे हुए हैं टिके और बात कर रहे हैं। तो सबने कहा देखिए भाई साहब 3 बजे का समय था, 3:45 हो गया, अभी तक नहीं आया, अब हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बैठिए, बस 2 मिनट में आ रहे हैं, बस खाना खा रहे हैं और ट्रैफिक में फंसे हुए हैं ये वो। तो फिर वो घड़ी निकाल लिया ऐसे, फोन, बोला नहीं अब समय शुरू हो गया, बस 3 मिनट में उठ जाएंगे, है ना। तो 3 मिनट में उठ के जाने लगे के न्यूज़ और ये जो भी न्यूज़ के थे, गुस्से में। अरे बोले बैठा। तो बोले क्या बैठे, आपने चाय तक नहीं मंगवाई है। तो पानी आने पे कुछ हुआ, फिर खैर हुआ कि अब आने वाले हैं, समोसे भी आ गए, तो कुछ लोग लौट के आके बैठ गए और पैड और पेन बंटने लगे। तो मेरे पास पैड पेन पहले से था मेरा अपना, तो मैंने नहीं लिया, तो उन्हें लगा कि ये नाराज है। अरे नहीं भाई साहब ले लो। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं, मेरे पास पहले। बोले नहीं एक और ले लो। तो मैंने कहा क्या करूंगा, मेरे पास है। तो दूसरे को लगा कि ये शायद बड़े पत्रकार हैं, दिल्ली से आए होंगे, कुछ अंग्रेजी के होंगे। तो बोला अरे भाई साहब एक जमाना था जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्कर बंटवा दिया करते थे। मतलब उन्हें लगा कि पार्कर होता तो मैं लपक के रख लेता, और ये रेनॉल्ड जैसा कोई पेन है इसलिए नहीं। और उसमें भी फिर यही हुआ कि कुछ ऐसा बोल दीजिएगा कि चल जाए खबर, है ना, ताकि वो नहीं। लेकिन उसमें एक चीज ये भी है रजत, कि देखो यहाँ बैठ के खारिज करना बहुत आसान है, उनकी इकोनॉमी को भी समझना होगा स्टिंगर्स की। अगर वो बाइट नहीं चलेगी तो उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। एक सच वो भी है ना, कि अर्थ का ऐसा सिस्टम नहीं है। ब्यूरो चीफ्स को ये बता दिया गया कि आप इतना ऐड लेके आओ तो इतना कट मिलेगा। दोनों ही बातें हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग तो सैलरीड लोग हैं। हाँ कि मतलब उसने शादी नहीं की क्योंकि उस स्ट्रंगर को इतना पैसे ही नहीं मिल पाता कि वो अपने के अलावा किसी और के लिए कर पाए। तो ऐसी एक जगह का एक जिक्र और है, चित्रकूट का। तुम्हें याद होगा हम लोग रामघाट से लाइव कर रहे थे, तो हमने वहाँ के लोकल एक पत्रकार से कहा था कि 10-12 लोगों की भीड़ अगर आप बुलवा देंगे हमारे लिए, अच्छा रहा, 10-12 न्यूट्रल किस्म के लोग। तो उन्होंने जहाँ भी किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला होगा, तो उसमें एक पिछले कांग्रेस प्रत्याशी आ गए थे, जो पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट से लड़े थे, और इस बार सपा के वीर पटेल वहाँ से लड़ रहे थे, तो उनका टिकट कट गया था।
पिछले कांग्रेस प्रत्याशी आ गए अपने एक दो लोगों को लेकर के, तो बातचीत मैंने कहा चलिए अब आ ही गए, भाजपा समर्थक भी थे ही, तो बातचीत हो गई। तो वहाँ ना वो बताने लगे कि क्या क्या काम हुआ है बीर पटेल के समय में। मैंने कहा ठीक है, आपने बताया, इस रामघाट की हालत तो मैं देख ही रहा हूँ। तो वहाँ एक नाविक का काम कर, जो नाव चलाता था, एक लड़का था 22-24 साल का होगा, 24-25 का। तो मैंने कहा यार तुम बताओ, मैंने कहा आपके सामने मैं इस हाशिए पर खड़े सबसे आखिरी आदमी से पूछ रहा हूँ, बताओ क्या काम हुआ है। तो वो 2 मिनट तो ऐसे ही देखता रहा। विधायक का प्रत्याशी जो इससे पहले विधायक का चुनाव लड़ चुका हो, उसके सामने उसके काम के दावे को कैसे झुठला दे। तो मैंने उसके कंधे पर हाथ रख के पूरा भरोसा दिया कि मैं तुम्हें नंबर देकर जाऊंगा, अभी लाइव हो तुम बताओ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो हौसला उसमें आ गया, फिर बोला कि क्या काम हुआ है बताइए, और वो उसके बाद लड़ गया फिर अपने आप। यही चीज है ना कि आप आम आदमी को दम दे देना सरकार, तो वो भ्रष्टाचार की धज्जियां उड़ा दे 2 मिनट में। आओ चलो, वो कह रहा है कि ये जहाँ खड़े हो ये घाट बना नहीं है, बोला ये आपने बनवाया है, ये आपने बनवाया, ये पहले नहीं था, ऐसे बोलने लगा उनसे। बोला वहाँ चल लो 50 मीटर दूर, यहाँ आप जो है माँ मंदाकिनी का आचमन करते हो, वहाँ आप देख लो क्या हालत है, जो नाला उसमें मिल रहा है। आप ही लोगों ने वादा किया था कि नाला यहाँ बंद करवा देंगे। वहाँ पे अमेठी या किसी जगह पे हुआ था, जो लाइव चल रहा था और उधर से उनकी गाड़ी, सपा वालों की गाड़ी गुजर रही थी, और फिर उन लोगों ने बोल दिया कि नहीं मत बुलाइए उसको, उनको मना कर दीजिए, मत बुलाइए, नहीं तो हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। तो ये भी होता है, मतलब डर बना रहता है लोगों में कि उनके सामने हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने इस तरह का माहौल बना के रख दिया है, डर पैदा करके लोगों के बीच में रख दिया है। पार्टी वाले लोग आ जाते थे जब फेसबुक लाइव के दौरान, तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि एक तो पार्टी वाला जिंदाबाद मुर्दाबाद होता था, दूसरा जो असल बात बताने वाले लोग हैं वो कतराने लगते थे कि पार्टी कार्यकर्ता खड़े हैं, पता है लोकल गुंडा है वहाँ का, उसके सामने कैसे बोल देंगे। बहुत जगह तो हमें कैंडिडेट ने बोला कि आप क्वेश्चंस लिख कर दे दीजिए पहले, वो अंदर जाएंगे, क्योंकि वो कैंडिडेट जो वो पैराशूट कैंडिडेट है, उसको उतारा गया, उसको शायद पता भी नहीं होगा अभी इतना। और जो बहुत एक फनी चीज़ थी और जिससे मैं होपलेस हो गया था, वो ये था कि पहले 7-8 दिन ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स आ रहे हैं जो ऑडी में प्रचार कर रहे हैं, जिस गांव में नालियां दिख रही हैं, बच्चे नीचे फटी पैंट है किसी की, ऐसे घूम रहे, वो ऑडी में प्रचार करने आ रहा है ना। और यूपी में बहुत था। हाँ, वेस्टर्न, वही पहला हफ्ता हमारा। तो अमित जी पूछते थे कि किस मुद्दे पर आप लड़ रहे हैं चुनाव, तो वो कहते थे विकास जी, विकास करना है मुझे। तो पहले 1-2 दिन तो चलता रहा, फिर उसके बाद ऐसा होने लगा मैं कैमरा की एलसीडी देख रहा होता था, फिर मैं साइड करके उसकी शक्ल देखता था मैं एक बार कि अच्छा, और फिर वो कहते थे अच्छा आपका क्या और क्या मोटिव है जी। मेरा मोटिव सेवा है। मुझे लगता है जो इतने क्रिमिनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो इतने इतने बड़े बड़े घरों से आ रहे हैं, मतलब जिनके इंटरव्यू से पहले पूछा जाता था कि इन्होंने कुछ काम करा है, कहते जी ये तो 5 साल दिखे ही नहीं जी यहाँ पे, वो कहते रहे विकास और सेवा। मतलब हमने 7-8 दिन इतना विकास और सेवा सुन लिया कि मुझे लगा कि अब मैं हेडफोन ना पहना करूँ या तो। और फिर उसके बाद जो चेंज था वो ये था कि जिस प्राइमरी स्कूल में हम गए, जिसने 15-20 लाख रुपए अपनी जेब से लगा दिए, उसने पूरे 3 घंटे कन्वर्सेशन में एक भी जगह विकास सेवा नहीं बोला। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा पता था कि ये वर्ड कितना घिस चुका है। अच्छा, इस पूरे चुनावी यात्रा में हमने नेताओं से, जनता से सवाल पूछे, जनता से ऐसे सवाल पूछे कि उनमें सच कहने का हौसला है और हमें उनका सच पता चले। नेताओं से मुश्किल सवाल पूछे, मुझसे सबसे मुश्किल सवाल रजत ने पूछा, और इस सवाल का जवाब कुलदीप, अमित और मुझे देना चाहिए, क्योंकि हम तीनों उत्तर प्रदेश के हैं। रजत ने बोला कि आप लोग, सब लोग यूपी के लोग सुबह शाम पॉलिटिक्स बतियाते हैं, हर आदमी को पॉलिटिकल नॉलेज है, हर आदमी की पॉलिटिकल सोच है, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की ये हालत क्यों है? बताइए कुलदीप जी। इतने पॉलिटिकली अवेयर लोग, 12-12 जिलों के विधायकों के नाम और मार्जिन और कास्ट इक्वेशन पता है। पॉलिटिकली अवेयर पता नहीं, मैं मतलब इसका कोई ठीक ठीक जवाब नहीं, अंदाजा मैं लगा सकता हूँ कि हम लोग पॉलिटिक्स पर बात करना तो पसंद करते हैं, पर उस पॉलिटिक्स से पॉलिसी लेवल पे क्या काम होगा वो सब नहीं, वो कभी हम इस पे नहीं बात करते हैं। कि जो मतलब इसने यूपी वालों को देख करके जो अंदाजा लगाया है वो ये है कि तुमने कभी सड़क पे बात करते नहीं देखा होगा, ये नहीं सोचा होगा जो अभी ये बता रहे थे कि भूमि सुधार के स्तर पे ये किया जा सकता है। तुमने बात करते हुए देखा होगा, अरे उनका 52 वोट वहां कट के उधर चला गया। और ये मेरा ये कहने का मतलब, हमें राजनीति पर बात करने में मजा आता है, लेकिन वो हमारी जिंदगी कैसे सुधारेगा ये हम लोग नहीं बात करते हैं। वरना किसी भी स्तर पर प्रधान अगर चाह ले कि मेरे स्कूल में टीचर को आना ही पड़ेगा, तो टीचर लाख बीएसए को पैसा दे ले, कुछ भी कर ले, झक मार के आएगी। प्रधान अगर चाह ले कि मेरे यहाँ मिड डे मील स्कूल ठीक बनेगा, और प्रधान चाह ले कि मेरे यहाँ के गरीब और दलित परिवारों के बच्चे जाएंगे ही, तो देखिए कैसे नहीं होता है।
तो हम लोग हर बार ऊपर से ग्राउंड लेवल पे बदलाव की ज्यादा सोचते सुधार हैं, नीचे पहले से भी होनी होना चाहिए, बिल्कुल। जो ये बात कह रहा था विकास और सेवा वाली, उसी का एक्सटेंशन ये है कि आप थोड़े से मतलब बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग तैयार रखते हैं क्योंकि उन्हें टीवी कैमरों की आदत होती है। जिन्हें टीवी कैमरों की आदत नहीं ना, जिन विधायकों को या विधायक प्रत्याशियों को, उनसे आप ऐसे पूछ लेना कि आप जीतने के बाद 5 काम क्या कराएंगे, अरे ऐसे ही हुआ। कोई नहीं बता पाता है। ऐसे ही और हुआ। और सुनिए, जब मैंने कहा नहीं बताइए तो वो किस तरह का वेग जवाब होगा। मेरी प्राथमिकता सबसे पहले सड़क है, उसके बाद बिजली है, तो वो स्पेसिफिक काम नहीं बताएगा। एक अरे सड़क, ऐसे 2 ही हुआ, बिजली। मैं बताया ना, जैसे एटा में गया तो सपा के प्रत्याशी जोगिंदर यादव बोले जी मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। मैंने कहा कैसे देंगे? तो बोले फैक्ट्री लगवाऊंगा। मैंने कहा विधायक फैक्ट्री कैसे लगवा सकता है? बोले सरकार से कह के लगवाऊंगा। मैंने कहा किस चीज की फैक्ट्री लगाएंगे? अब उनके पास जवाब नहीं है, वो मुझे देख रहे हैं, कैमरे घूर रहे हैं। और मेरा स्टिंगर बाद में क्या बोला? बोला सर मुझे लगा कि अब ये गालियां ना बकने लगे। उसके पास जवाब नहीं है। ऐसे ही मैंने गोंडा में पूछा प्रतीक भूषण से क्या करेंगे मतलब विकास का क्या रूप? बोले बिजली सड़क पानी। फिर मैं इतनी बात सुन चुका था कि मैंने काउंटर भी नहीं किया कि भैया बिजली सड़क पानी तो ये बहुत साल से कह रहे हैं, कैसे कितनी बिजली विधायक कैसे बिजली करवा पाएगा? मतलब ये है कि जो लोग लंबे समय से विधायक हैं वो जानते हैं कि 100 केवी 132 केवी क्या होता है, और वो नहीं, किसी को नहीं पता है। नहीं अरे वो जो आगरा वाले शो में आए थे, क्या नाम था उनका? चौधरी बदन सिंह। चौधरी बदन सिंह कितने गुस्से में बोल रहे थे। बोले हर बार एक ही उसमें अनुच्छेद में सब लोग बहस कराने की मांग करते हैं, जबकि 6 तरीके से बहस हो सकती है। मतलब विधायक का लोग जो इस पे बड़े बात हो रही थी कि कुछ न्यूज चैनल पूछ रहे हैं एमएलए का फुल फॉर्म क्या है, तो कई लोगों ने लगा कि ये खिल्ली उड़ा रहे हैं गरीब या अशिक्षित उनकी। पर ये सच्चाई ये भी है कि कई लोग जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं उनको ये पता ही नहीं कि विधायक बनते किस लिए। हम और ये सीतापुर में टहल रहे थे तो रजत ने मुझसे पूछा कि सर ये होता क्या है, मतलब विधायक का काम क्या बिजली सड़क पानी होता है? तो मैं इसको आधा एक घंटा पॉलिटिकल साइंस क्लास देता रहा टहलते हुए कि विधायक का काम विधायी कार्य, तो ऐसी पॉलिसीज स्टेट में कि टैक्स किस तरह के लगे हैं, सड़कों में कितना फंड जाए, सड़कों का टेंडर, सड़कों को बनने में पारदर्शिता, ये है विधायी काम। ऋषभ हमेशा मुझे मैसेज करता था कि तुम लोगों से ये पूछो कि वो विधायक के काम से क्या समझते हैं, कि विधायक को लोगों ने ये समझ लिया है एसपी है, डीएम है, फिर विधायक है। तो वो ये एक हायरार्की का ये स्तर समझ लिया कि वो ये कि हाँ चौकी से गाड़ी छुड़ा ली, भौकाल लगेगा, कोई काम कराना हो जाएगा, ट्रांसफर रुकवा देगा, है ना, पुलिस में गाड़ी फंस गई निकलवा देगा। तो काम के स्तर पे बहुत ज्यादा लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि विधायक का काम क्या लगे। ऐसे ही सांसद, जैसे अब सांसद से आप अपेक्षा नहीं रखते हैं कि वो आपके घर में कोई जन्मदिन का कार्यक्रम में वो आएगा, लेकिन विधायक से रखते हैं। लेकिन वो मतलब कई बार होता है सांसद से भी इतने लोकल स्तर का, जो पार्षद स्तर का काम की नाली नहीं बनी है, हमारे सांसद जी कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ये भी है बहुत ज्यादा, उन्हें बस काम से नाराजगी है तो वो सीधे बड़े स्तर तक नाराजगी पहुंच जाती है। एक चीज जो मैं आखिरी में कहना चाहूंगा, मतलब ये हम लोगों के लिए भी सबक है, जो देख रहे हैं उनके लिए भी, या जो भविष्य में देखेंगे, आपके घर के बाहर या आपके शहर में कोई सड़क बन रही है, कोई नाली बन रही है, आपकी नगर पालिका कूड़ा उठाने की कोई मशीन खरीद रही है, किसी पद पे नियुक्तियां हो रही हैं, वो आपका पैसा है। एक विधायक बन गया, एक नगर पालिका अध्यक्ष बन गया, उसने एक ठेकेदार को जिसने उसका चुनाव फंड किया है ठेका दे दिया, बंदर बांट हो गई। ये आपके पैसे पे मजे कर रहे हैं। आप तरोई खरीदने जाते हो तो 250 ग्राम कितने की होगी, तो 6 की होगी, तो 5 की क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसे हैगल करते हैं ना। तो ये भी आपकी उतना ही आपको, आपके बाहर, घर के बाहर आरसीसी पड़ रही, बिल्कुल उसको लठ गाड़ दो साले को कि कैसे तुम ढंग से नहीं बनाओगे। जो मटेरियल है 3/1 3:1 का है, 5:1, जो भी उसका रेशियो है, वो कैसे नहीं करोगे? तो हम लोगों को लगता नहीं साहब सड़क का पैसा कहीं ऊपर से तो बरसता नहीं है, आप टैक्स जमा कर रहे हो, आपसे चालान लिया जा रहा है, उसी पैसे से हो रहा है। तो सरकार जो कुछ भी कर रही है वो आपके पैसे से कर रही है, इसलिए आपका हक बनता है। आपके घर में बीम पड़ रही होती है, पेंट हो रहा होता है, आप चढ़े रहते हो ठेकेदार के ऊपर, एक कोट और लगाओ, कितनी देर बीड़ी पी रहे हो, 1 घंटा होता है लंच, ऐसे ही करते हो ना जब आप दिहाड़ी के हिसाब से करवा रहे हो काम। लेकिन सरकारी काम में आप ऐसे नहीं चढ़ते हो। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं तो एक बार फिर से वो कहानी याद करिए जो दयानंद चाचा ने सुनाई थी, जो सड़क बन रही थी और उन्होंने जो जाके तहसील दिवस पर शिकायत की थी।
नहीं उसमें देखिए ये वो भी है, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कलेक्टिव प्रेशर। हाँ। ये एक दिन में या एक व्यक्ति हाँ, से ये नहीं है। होगा, धीमे 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 एक गुस्सा स्थानीय बढ़े स्तर पर ठेकेदार के लोगों से पंगा लेने में डरते हैं, क्योंकि ठेकेदार बड़ा माफिया होता है। तो वो ठेकेदार भी विधायक का तो एक- सबको पता होता है कि कितने इसीलिए बड़े मैं कह लोग रहा हूँ बनवा कि रहे हैं आप सड़क। उस गुस्से को पालिए, ताकि चुनाव में फिर उस नेता को समझ में आ जाए। एक बार ये स्टेब्लिश हो जाए ना कि जो काम करेगा वही जीतेगा, एक बार ईमानदार जीत जाए और वो काम करे तो वो चलन में आ जाता है ना। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि वही लड़के लड़कियां हैं, कुछ कैंपस का माहौल उन्हें इतना सेफ लगता है कि कोई छीटाकशी नहीं करता है ना, और वही लड़के लड़कियां किसी कैंपस में या सड़क पे होते हैं छीटाकशी करने लगते हैं। तो वो माहौल भी एक परिपाटी बन जाती है ना कि जी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये जिसको हम लोहिया जी कहते थे कि लोकतंत्र में लोकलाज का बहुत वो है, और लोकलाज से मतलब उनका ये नहीं था कि मर्यादाओं के नाम पे किसी को जकड़ दो। पहले के नेताओं के लिए कितना बुरा होता था 60-70 के दशक तक कि एक भी आपराधिक मुकदमा हो जाए, आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक आपराधिक मुकदमे वाला आदमी चुनाव जीतने की बात तो दूर, चुनाव लड़ने की सोच सके। और अब लोगों को लगता है अरे यार हल्का फुल्का नेता, साला मुकदमा ही नहीं ठसा, मैं चलते ही नहीं हैं लोग। तो उस लेवल पे मैं कह रहा हूँ कि सिविक पार्टिसिपेशन, और ये गांव में तो चलिए आपने कहा कि ठेकेदार है, वो सब चीजें बाद में आएगा, शहर के लेवल पे, क्योंकि कितना भी कुछ भी हो, अगर इस देश में इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती हैं तो इसका मतलब आखिरी ताकत बूथ पे मोहर ठोकते या बटन दबाते आदमी के ही पास है। हमें उन लोगों को भी शुक्रिया कहना चाहिए जिन्होंने सड़क पे हमारी गाड़ी खड़ी देख करके सिर्फ चाय कई बार पिला दी। उन्हें कहा ये किसने भिजवाई है, बोले वो सामने दुकान से भिजवाई है, पी लीजिए। बहुत जगहों पर हुआ कि लोगों ने खिड़कियां खोल करके कि आप लोग, रात के 1-1 बजे भी हुआ, टोल बूथ पर हुआ। इनको लगा कि थम्स अप कर रहे हैं, वो गाड़ी निकली, उसने हाथ दिखा दिया। अब मैं 1 सेकंड रुक गया, हुआ क्या कि हाथ दिखा के गया। उसने शीशा निकाला और उसने हाथ दिखा दिया निकाल के। मुझे पर्सनली लगा कि ओवरटेक वगैरह नहीं करने दिया, तो ये बदमाशी में दिखा के गया है। अब हूँ तो मैं भी पंजाबी, मुझे लगा एक बार तो मैं इसको बोलूं, पर मुझे लगा साले यहाँ गोली वोली भी चल जाती है। मैंने कहा देखी जाएगी, एक बार तो बढ़ा लो जर्नल जी। मैं शीशा खोला, मैंने कहा कुछ कह रहे थे आप, मैंने बोला पोलाइटली, तो उन्हें घुमाया, कहता है यार काम अच्छा कर रहे हो। मैंने कहा व्हाट अ रिलीफ। तो ये कई जगहों पर हुआ। और अरे कई मैसेज इतने आ रहे थे कि आप मतलब लोग इतने नाराज थे, आपने यही 150 विधानसभाएं क्यों चुनी, आप मेरी विधानसभा में क्यों नहीं गए, उस गांव में जरूर जाइए, इस गांव में जरूर जाइए। मतलब एक कनेक्ट का लेवल था ना, और नहीं जा पाए तो गुस्सा हो रहे क्यों नहीं गए, सिर्फ वीआईपी में क्यों जा रहे हैं, सिर्फ बड़ी में क्यों जा रहे हैं। जो लोग जरा से निवेदन पे हमारी गाड़ी में बैठ गए और अपना आधा घंटा दिया कि मैं आपको उस कॉलेज तक ले चलता हूँ, वहाँ ले चलता हूँ, या वो देख लीजिए, या उस गांव तक ले चलता हूँ, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वो देख रहे हो तो चाय पिलाने वालों को भी शुक्रिया, और पान खिलाने वालों को भी शुक्रिया। कई बूढ़े बुजुर्ग पत्रकारों ने, कई लोगों ने असल कहानियां सुनाई, मतलब जिसको नेताओं के कपड़े उतार देने वाली कहानियां, एटा से लेके गोरखपुर और कैंपियरगंज से लेके और बनारस तक उन्होंने समय दिया। तो उनको बहुत सारा शुक्रिया, क्योंकि ये वो जानकारियां थी जो हमें गूगल पे नहीं मिलती, इंटरनेट, और हम चाहते भी नहीं थे कि मिले वहाँ, इसीलिए फील्ड में उतर के गए थे। और कोई घर बुला रहा है, कई पॉलिटिकल पार्टीज के भी नेता, छोटे भैया नेता हैं, उनको कोई ये लालच नहीं कि हमें दिखाया जाएगा या कुछ। बोले नहीं आप यहाँ तक आए हैं दिल्ली से तो चाय तो पी के जाइए ही। बोले ये यहाँ का जैसे वो पकवा में उन्होंने रोक लिया, मिठाई है ये वाली, और ये वाली नमकीन यहाँ की, बस इतना खा लीजिए एक एक। तो ये ऐसे बहुत सारे निवेदन जैसे हम लोग पडरौना में गए तो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार, उनसे मिले जाके आधा 1 घंटा, वो बहुत चीज़ें बताते रहे। फिर बोले आइए एक चाय पिलवाते हैं, तो फिर बोले मिठाई का, मैंने कहा नहीं मैं मिठाई नहीं। तो वो रबड़ी बन रही थी, तो थोड़ी सी उसमें कुल्हड़, बड़े स्नेह के साथ बुजुर्ग थे कि नहीं ये तो आपको खानी ही पड़ेगी। ऐसा बहुत हुआ। तो बहुत सारा शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमें बहुत सारा फीडबैक दिया, बहुत सारा प्यार दिया, जिद की, इसरार किया यहाँ ज़रूर आइए, ये ज़रूर कवर करिए, और कवरेज सही जा रही थी। इसका हमें थोड़ा इससे भी अंदाज़ा लगा कि जिस तरीके के ट्रोल्स या गालियों को छोड़ दें, तो बहुत क्रिटिकल कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप फेसबुक लाइव करते हैं तो देखते क्यों नहीं सामने की तरफ। मेरे लिए कमेंट आया, कुलदीप के लिए आया कि ये रवीश कुमार की नकल क्यों करते हैं, अमित के लिए आया कि क्यों करते हैं। हम लोग पहली बार कर रहे थे। ये भी बोला किसी ने, इस रिपोर्टर को 50 रुपए दो, ये अपनी दाढ़ी कटवा ले पहले। और उन लोगों का विशेष शुक्रिया मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने गाड़ी रुकवाई, शीशा खोला और देखा कि सौरभ जी किधर हैं। तो मैंने कहा मैं भी कुछ हूँ, मैं भी भाई थोड़ी मोड़ी रिपोर्टिंग छोटा मोटा करता हूँ। एसपी तक आकर के गाड़ी में नंबर छोड़ के जाते थे। सौरभ
नंबर लेकर गए फिर आपको फ़ोन किया होगा उन्होंने। तो ऐसा रहा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये देख करके अच्छा लगा कि लोग, बड़े बैनर्स वाली गाड़ियां गुजर जाती हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स की गाड़ियां बगल से गुजर जाती हैं, कोई हाथ नहीं देता है। लल्लन टॉप को लोग शायद अपना समझते हैं, या ऐसा समझते होंगे कि हमारे हाथ देने से ये रुक जाएंगे, और हम रुक भी जाते हैं। और ऐसा ही समझते रहिए, आप जब जब हाथ देंगे हम तब तब रुकेंगे। आपके हाथों, आपके इशारों, आपकी बातों को समझने के लिए ही फील्ड में उतरे हैं। लौट के भी जब हम आए तो ट्विटर पे कई लोगों ने, फेसबुक पे एक अदर्स वाला बॉक्स होता है, और चुनाव में जाने के बाद स्थिति ये हो गई थी कि मेरे रेगुलर बॉक्स में कम मैसेज आते थे, अदर्स वाले में बहुत सारे मैसेज आते थे। मतलब अब तो मैंने डीएक्टिवेट कर दिया फेसबुक। ट्विटर पे लोग अभी तक मैसेज कर रहे हैं, यूट्यूब पे मैसेज कर रहे हैं, कोई कह रहा है आप अपना चैनल खोल लो, कोई कह रहा है वापस जाके फील्ड में मत बैठ जाना, लगातार मतलब ऑफिस में मत बैठ जाना, फील्ड में उतरते रहना। खूब सारे इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। पड़ोस के लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग बिहार में भी जाएंगे क्या, बिहार का इलेक्शन? अगला हमारा लक्ष्य ये है, आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अब लल्लन टॉप चुनाव में अगली बार कब नजर आएगा। उनके लिए ये जानकारी है, लल्लन टॉप सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा और लोकल लेवल पे जाना चाहते हैं। थोड़ा सा हम लोग और कूड़ा, नाली, स्कूल, स्ट्रीट लाइट की पॉलिटिक्स समझना चाहते हैं। दिल्ली में अप्रैल में एमसीडी के चुनाव हैं, ये मेरे साथियों को भी नहीं पता है, मैं आप लोगों के सामने ही पहली बार बता रहा हूं। और लल्लन टॉप वो चुनाव कवर करेगा। तो हम लोग पहली बार हाइपर लोकल होने जा रहे हैं, पर उसमें भी सिर्फ सभासदों के बयान, फिर उस पर काउंटर इल्जाम, वो नहीं कवर करेंगे। असल दुश्वारियां, असल मुश्किलें कवर करेंगे। तो अब दिल्ली की बारी है, तो जो दिल्ली के दर्शक हैं या जो दिल्ली के दर्शकों को जानते हैं उनको बता दीजिए, हम लोग आ रहे हैं एमसीडी चुनाव की कवरेज करने, और वहां पे भी ऐसे ही लाइव करेंगे, ऐसे ही भ्रष्टाचारी नेताओं और अधिकारियों की पोल खोलेंगे। बड़े चुनाव की अगर बात करें तो अभी एक आध हफ्ते का ब्रेक लेके मैं गुजराती सीखना शुरू करूंगा। और हाँ, सच में, क्योंकि गुजरात में चुनाव है नवंबर में, और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। तो हिमाचल में तो फिर भी थोड़ी बहुत हिंदी से काम चल जाता है, और एक साथी हैं जो हिमाचल के हैं जिनको हम अपनी टीम में लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। गुजरात के भी एक आध साथी को लाएंगे। अगर आप में से कोई गुजरात का है, जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, लिखना पढ़ना जानता है, डिग्री हो ना हो, अच्छे से साफ सुथरी हिंदी लिख लेता हो, बेसिक सी, और अच्छी पॉलिटिकल समझ रखता हो, तो आपका स्वागत है। आप लोग अगर चुनाव के दौरान हमसे जुड़ना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है lallanTopmail LALLANTOP lallanTopmail MAIL@gmail.com। अपने वर्क सैंपल, अपना सीवी हमें भेजिए। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव कवर करेंगे, और उसके पहले एमसीडी के चुनाव में रोजाना कुछ कवरेज करेंगे। हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 2 हफ्ते ही करें, लेकिन मेन जगहों, खास तौर पे जेजे क्लस्टर, स्लम एरिया, जिस गरीब के विकास की हर कोई बात करता है। मदन लाल खुराना सरकार भी करती थी, 15 साल शीला दीक्षित ने भी किया, और अरविंद केजरीवाल ने भी 2-2.5 साल गुजार दिया, 2 साल, है ना। उन तक जरूर जाएंगे, देखेंगे उनकी स्थिति कितनी बदली है। जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की 10 साल पहले, तो मैंने ऐसे स्कूल भी देखे थे दिल्ली में जो तिरपाल के नीचे, कैनपी के नीचे चलते थे। तो वो भी जरा जाकर देखेंगे कि क्या हाल है। तो दिल्ली की अब बारी है। आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया, और बहुत भरोसा दिया इन सब चीज़ों से। ज़रूरी खूब आलोचना की, और चूंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि गाली देने वालों को हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, तो जिन लोगों ने सकारात्मक आलोचना की, आलोचना अपने आप में एक सकारात्मक शब्द है, और जिनकी वजह से हमें अपने काम को निखारने में, अपनी समझ को निखारने में मदद मिली, उन सब लोगों को बहुत शुक्रिया। मैं बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, लल्लन टॉप है या बन पा रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप और हम बहुत पर्सनली इससे जुड़े हुए हैं। ये पर्सनल जुड़ाव बना रहे, बचा रहे, यही हमारी कोशिश भी है और यही हमारी रिक्वेस्ट भी है। कई लोगों को लगता है कि लल्लन टॉप किसी खास मजहब या जाति, धर्म या पार्टी से है, या किसी खास सरकार के विरोध में है। ऐसा कतई नहीं है। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, चाहे कैप्टन किसी भी सरकार अच्छा काम करे, सराहना करेंगे। उतनी नहीं करेंगे जितनी सरकारी भोंपू करते हैं, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे औजार हैं करने के, अच्छे प्रचार तंत्र उनके पास प्रचार तंत्र हैं। और प्रेस का काम हमेशा सराहना नहीं, जब कोई बहुत जेन्युइन काम होगा तो जरूर करेंगे। हमारा काम वॉच डॉग का है कि कहीं कुछ गलत ना हो, क्योंकि वो ताकतवर है। कोई भी सरकार हो, चाहे वो केरल की कम्युनिस्ट सरकार हो, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, टीएमसी के लोग उस मेडिकल कॉलेज में क्या गुंडई पे उतारू हैं, वहां के लोगों को पीट रहे हैं, स्टूडेंट्स को आके, हमने वो भी रिपोर्ट किया। केरल की सरकार में लेफ्ट में राइट विंगर्स मारे जा रहे हैं हर दूसरे दिन, वो भी रिपोर्ट किया है।
पर होता क्या है कि जिन लोगों की एक बहुत नीयत नहीं होती है सही चीज़ें देखने की, तो वो खास खबरों को देखते हैं और उसके आधार पर राय बना लेते हैं। उनसे हमारा यही कहना है कि आप इसी तरीके से नफरत करते रहिए, एक दिन नफरत से प्यार पैदा होगा, पत्थर से पानी निकलेगा। बहुत शुक्रिया अमितेश, रजत, कुलदीप, अमित और सौरभ की तरफ से। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।